क्लास जो है वो बिल्कुल लास्ट तक भरी हुई थी। लाइक लिटरली इट वाज, जो लास्ट वाली रोज़ हैं वो भी फुल हो गई थी। शायद जोश और वलवला था कि रमज़ान की पहली क्लास जो है वो हम यहाँ पर आकर लेंगे, बट उसके बाद जो है वो हालात व वाक़यात तब्दील हो गए। तब्दील हो गए और अब जैसा कि आज हम देख रहे हैं बहुत ही कम स्टूडेंट्स आए हैं। दो वजूहत हो सकती हैं, हम तो गैसिंग ही कर सकते हैं ना, सोच ही सकते हैं, तसव्वुर ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते हैं कि गर्मी जो है वो थोड़ी बहुत है दिन में। और दूसरी चीज़ प्रोबेबली हो सकती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पिछले कुछ 10-15 दिनों में इंतहाई इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि उन्हें ए टू जेड सब कुछ आ गया है। तो दूसरे वाला केस जो है वो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा, तो हम फर्स्ट वन के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब ये है कि गर्मी जो है वो काफ़ी हो रही है, बिकॉज यहाँ पर ऑन द स्टेज मतलब पीछे से इसकी गर्मी हीट, एसी चल नहीं रहा, एसी चल गया बल्कि चल ही नहीं रहे। तो आपको एसी चल रहा है इस क्लास के अंदर, शायद एक चल रहा है वो जहाँ पर 6-7 लड़के बैठे हुए हैं। शायद उन्होंने स्पॉट देख लिया पहले ही कि यार ये वाला एसी चल रहा है, यहाँ बैठ जाते हैं। खैर ये एक ही एसी चल रहा है और इस तरफ भी नहीं चल रहा, शायद ये चल रहा है, ये वाला सेकंड वन नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। अच्छा जी, तो एसी भी नहीं चल रहा, गर्मी भी बहुत है, पंखे भी सिर्फ एक दो ही हैं और क्लास जो है वो आज हमारी बड़ी गर्मा गर्म होने वाली है। अच्छा, गर्मा गर्म उस वाले सेंस में नहीं कि गर्मी हो रही है, गर्मा गर्म इन द सेंस के आज जो है वो हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ क्वाइट गुड टू अंडरस्टैंड। एमसीपी लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लोर किया था फ्रॉम हिस्ट्री टू जस्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। एमसीपी स्टैंड फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, यानी जितने भी एलएलएम्स हैं उन्हें एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना यूजिंग स्पेसिफिक वे और स्पेसिफिक प्रोटोकॉल या फिर स्टैंडर्ड। तो एमसीपी के अंदर चंद एक चीज़ें थी जिन्हें लास्ट क्लास में मैंने भी कवर अप किया था और आप सबको भी कहा था कि आप सब जो है वो घर से उन तमाम तर चीज़ों को पढ़ कर आएँ। तो किस किस ने एमसीपी क्लाइंट, एमसीपी सर्वर और एमसीपी का आर्किटेक्चर घर पर जाकर पढ़ा था, वो ज़रा अपने प्यारे प्यारे हैंड्स रेस कर लें। अच्छा, बहुत ही कम हैंड कह रहे नहीं है या फिर जो है वो आप खुद ही हैंड रेस नहीं कर रहे। भाई सबके ही प्यारे हैं, ज़रा आप हैंड रेस कर लें अगर आपने पढ़ा है तो। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने एमसीपी को एक्सप्लोर किया है, या इसकी दूसरी वजूहत ये हो सकती हैं कि शायद आप सब लोगों को एमसीपी पहले ही आता हो, क्योंकि हैकाथॉन 2 के अंदर फेज़ 3 में एमसीपी की इम्प्लीमेंटेशन करनी थी, फेज़ 4 में करनी थी, 5 में करनी थी। और हैकाथॉन 0 जो है वो किस किस ने बना लिया है, कोई स्पेसिफिक टायर किसी ने मुकम्मल कर लिया हो तो वो ज़रा हैंड रेस कर लें। ठीक है। अच्छा, हैकाथॉन 2 तक का फेज़ 3 किस किस ने मुकम्मल कर लिया है, वो ज़रा हैंड रेस कर लें। सही है, सही है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, हैकाथॉन का छोटा सा ओवरव्यू ये कि हैकाथॉन करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हैकाथॉन से आपको मिलेंगे नंबर और वो नंबर जो है वो एट द एंड, जब ये क्वार्टर एंड होगा या जब ये प्रोग्राम एंड होगा तो उसके अंदर जो है वो नंबर जाकर मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़, जैसे आज मैंने अपनी कम्युनिटी में शेयर भी की कि ये क्लास जो है वो हमारी इस रमज़ान की लास्ट क्लास है। इसके बाद जो हमारी क्लासेस होंगी वो इंशाल्लाह ईद के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट 10 डेज़ में छुट्टियाँ होती हैं, यूजुअली लास्ट डेट भी हुई थी और वैसे आमतौर पर तकाफ में भी काफ़ी सारे दोस्त अहबाब बैठते हैं, सब बैठते हैं। कौन कौन बैठता है तकाफ के अंदर, वो ज़रा हैंड रेज़ करें। अच्छा जी, माशाल्लाह से काफ़ी सारी बहनें और काफ़ी सारे भाई इत्तेकाफ़ में बैठते हैं, दैट्स अमेजिंग। बस मुझे भी जो है वो दुआओं में याद रखिएगा, नहीं भाई को भी दुआओं में याद रखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो लास्ट के 10 दिन है। अच्छा जी, तो आज रोज़ा है 17वां, ऐसे ही है ना, 18वां।
18वां। तो 18वां रोज़ा है और अब तक आप लोगों में से आई डोंट नो कि किस किस ने रमज़ान प्रॉम्प्टिंग नाइट्स वाले चैलेंज के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन की। कोई है ऐसा इस क्लास से जिसने रमज़ान प्रॉम्प्टिंग नाइट जो हमारा ये बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है उसके अंदर अपनी पार्टिसिपेशन यकीनी मनाई है? तो हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। आप में से मोस्ट ऑफ यू ऐसे होंगे जिनका लीडर बोर्ड पर जो रैंक है वो शायद 1 से लेकर 50 के दरमियान में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारों को नाम से बातचीत करता हूँ। अब मतलब आप सबके नाम जो है वो मुझे याद है, तो मैं देख रहा हूँ लीडर बोर्ड पर किसका जो है वो क्या रैंक बन रहा है। चंद एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, वो लीडर बोर्ड पर जो है वो ऑन द टॉप चल रहे हैं माशाल्लाह से। तो कोशिश करें कि इस चैलेंज के अंदर लाजमी अपनी पार्टिसिपेशन बनाएं, बिकॉज यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। प्लस जो भी इस चैलेंज के विनर्स होंगे उन्हें लास्ट में जो टॉप 3 विनर्स होंगे उन्हें मेरी तरफ से छोटी सी ईदी भी मिलेगी। तो देखें यार कितना अच्छा माहौल सर माइक चल रहा है। जो पंखे चल रहे थे, जो 1-2 लाइटें चल रही थी वो भी गई। अच्छा खैर, तो लास्ट के जो भी टॉप 3 विनर्स होंगे रमज़ान प्रॉम्प्टिंग नाइट चैलेंज के, उन्हें छोटी सी ईदी मिलेगी। और आई वांट टू मेक श्योर कि इस क्लास से जो है वो टॉप 3 निकल कर आएँ। तो आप सब जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन यकीनी बनाएं एंड यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। बाकी ये है कि हम MCP को कवर अप कर रहे थे। MCP सर्वर के अंदर वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो एक MCP सर्वर की बुनियाद रखती हैं, तो आप लोग मुझे उसका नाम बताएं। फर्स्ट वन के ऊपर क्या है हमारे पास MCP सर्वर के अंदर? विद इन MCP सर्वर व्हाट वी हैव 3 कैपेबिलिटीज़। हमारे पास जो है वो 3 कैपेबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 इज़ वी हैव सम सॉर्ट ऑफ टूल्स, ठीक है, जिन्हें हम MCP की ज़बान में क्या कह रहे हैं? जिन्हें हम MCP की ज़बान में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या हो गया आप लोगों को? थोड़ी देर पहले तक तो आई वाज सॉर्टिंग MCP जो है वो आप सबको आता है। MCP के अंदर जो है वो MCP सर्वर के अंदर वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल जो है वो हम आम तौर पर कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए आपको हिंट दे देता हूँ। लास्ट में हमारे पास जो है वो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। फिर हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं और लास्ट चीज़ क्या है? टूल्स। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो एक MCP सर्वर की बुनियाद रखती हैं। अच्छा, अब व्हाट इज़ अ टूल इनसाइड द MCP सर्वर? MCP सर्वर में ये जो टूल है ये क्या करता है? ये एक सिंपल टाइप स्क्रिप्ट का या फिर एक पाइथन का फंक्शन होगा, ठीक है, जिसे हमने एक्सटेंड किया होगा विद द हेल्प ऑफ MCP डेकोरेटर, ठीक है, यानी @MCP.tool। और उसके बाद जो है वो हमने एक स्पेसिफिक फंक्शन लिखा होगा और वो फंक्शन कुछ भी कर सकता है। वो एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकता है, वो एक API को कॉल कर सकता है, वो डेटा लेकर किसी फाइल में सेव कर सकता है, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो है MCP रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज जो है वो रीड ऑनली डेटा है, यानी ऐसा डेटा जो हम MCP सर्वर का इस्तेमाल करते हुए एक्सेस करेंगे, बट हम उस डेटा के अंदर करंट प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक वी कैन जस्ट डू वन थिंग, वी कैन जस्ट read the data in the read only format, but we can not update the data, we can not delete the data or anything like that. तो ये जो resources हैं ये भी इंतहाई यूज़फुल हैं in some sort of scenarios। जब आप practical implementation करेंगे तो you will be able to understand those things as well। और लास्ट जो है वो हमारे पास है templates, ठीक है, prompt templates। अच्छा, ये prompt templates क्या है? ये प्री बिल्ट जो है वो स्पेसिफिक prompts हैं, ठीक है, जो बिहेवियर एक स्पेसिफिक जो है वो LLM का या फिर जो है वो ये कह लेंगे LLM विद टूल्स या LLM विद MCP जो एक एजेंट बनता है, उस एजेंट को जो है वो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स पास करने का एक तरीक़ेकार है, ठीक है। लाइक वी कैन जस्ट क्रिएट अ सिंपल प्रॉम्प्ट एंड वी जस्ट हैव टू एम्बेड दैट प्रॉम्प्ट इनसाइड द टेम्पलेट एंड देन वी कैन जस्ट सिंपली पास दैट टेम्पलेट टू एन LLM। तो ये 3 चीज़ें जो है वो हमारे पास होती हैं किसमें? MCP सर्वर में, ठीक है। अब मोस्टली लाइक
90% सिनेरियो जो है वो ऐसे ही रहेगा कि आप सब लोग MCP सर्वर का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग MCP सर्वर्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब MCP सर्वर जो है वो किस किस का हो सकता है? MCP सर्वर जो है वो GitHub का हो सकता है, MCP सर्वर जो है वो गूगल का हो सकता है, MCP सर्वर जो है वो Slack का हो सकता है, लीनियर का हो सकता है, एंड वो जर्नल टूल्स जो हम डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं उनका MCP सर्वर हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अब MCP सर्वर है फॉर एग्जांपल GitHub का, तो GitHub जो है वो हमें वो कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है? लाइक GitHub प्रोवाइड अस सम सॉर्ट ऑफ रिपोजिटरीज प्रोवाइड करते हैं। उन रिपोजिटरीज के अंदर जो है वो फिर वी कैन क्रिएट इश्यूज, वी कैन क्रिएट PRs, वी कैन डू द कमिट्स, वी कैन बेसिकली पुट सम सॉर्ट ऑफ डेटा इनसाइड GitHub ऑन दैट रिपोजिटरीज। तो हमने जो है वो अब जो GitHub का प्री बिल्ड MCP टूल था या फिर उनका जो MCP सर्वर था उसका इस्तेमाल करते हुए GitHub के जितने भी फंक्शंस थे ना उन्हें हमने एक अदद MCP के टूल वाली लेयर के अंदर रैप कर दिया। तो अब वो जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं जो जर्नली हम GitHub के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमारे पास एक्सेसिबल हो गए कहाँ पर? ऑन द इंटरनेट। लाइक वी विल हैव अ स्पेसिफिक एंड पॉइंट एंड API एंड पॉइंट and we just have to pass some sort of arguments to the parameters of that functions और फिर हम जो है वो स्पेसिफिक डेटा को गेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो GitHub की मिसाल हो गई। अब GitHub के अलावा भी हमारे पास जो है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अब हर एक प्लेटफॉर्म का हर एक MCP सर्वर होगा और उस MCP सर्वर का इस्तेमाल करते हुए हम डेटा को बेसिकली फेच कर रहे होंगे या क्रिएट कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, एनीथिंग लाइक दैट। बट द थिंग कम इज़ के सवाल है आप सब लोगों से, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है कि वाई MCP, क्यों MCP का इस्तेमाल क्यों करना है? लाइक किसी ने सोचा हो बैठ कर, शायद आप में से कोई होगा जो बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग करता हो, थॉट्स करता हो, ओवर थिंकर हो प्रोबेबली, वो शायद उसको ये सवाल आया होगा क्यों MCP की ज़रूरत जो है वो मुझे क्यों पड़ी? या फिर जर्नली अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपने जो है वो इस वाई का जवाब ज़रूर दिया होगा, लाजमी दिया होगा। तो नईम भाई जो है वो माशाल्लाह से बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं और ये टीचर भी हैं, माशाल्लाह से उम्रा भी कर आए हैं। तो अब इनसे जो है वो पूछते हैं कि भाई वाई MCP की जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका इस्तेमाल हम किन किन सिनेरियोज में कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, MCP जो है वो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, एनीथिंग लाइक दैट। सो ओवर टू नईम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है? यस सर। फर्स्ट टाइम मैं माइक के बगैर बोल रहा हूँ, पता नहीं आवाज़ आप लोगों को आएगी कि नहीं, लेकिन मैं बात नहीं करूँगा फंडामेंटल्स पे क्योंकि अशारिफ भाई ने इन डेप्थ लास्ट क्लास में काफ़ी चीज़ें कवर कराई हैं और अभी भी करा दी हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने फ्रंट एंड पढ़ा है, बैक एंड पढ़ा है, फिर AI एजेंट्स बनाए हैं, तो अब ये MCP कहाँ से आ गया और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? हम सब ने एजेंट्स बनाए थे, यस सर। OpenAI एजेंट्स SDK का यूज़ किया था। यस सर। उसके अंदर जब हमें कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है लाइक वेदर का डेटा, तो हम एजेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं? टूल्स प्रोवाइड करते हैं ना। टूल्स क्या होते हैं? हेलो। फंक्शंस होते हैं, फंक्शन। सिंपल फंक्शंस ही होते हैं, उसके ऊपर हम लोग डेकोरेटर लगाते हैं। लेकिन इनसाइड वो फंक्शन क्या करता है? API कॉल करता है। क्या करता है? API कॉल। API कॉल करता है। किसको फॉलो करके करता है? HTTP प्रोटोकॉल को। किसको? HTTP प्रोटोकॉल को। प्रोटोकॉल को। अब जैसे अशारिफ भाई ने एक बात कर दी कि मैं GitHub का MCP सर्वर अपने पास कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो GitHub के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रिपोजिटरीज हैं, कमेंट्स हो सकते हैं, इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, वहाँ पर जो है ना हम लोग ब्रांचेस बना सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस पर स्विच कर सकते हैं, पुल ले सकते हैं, कोड को पुश कर सकते हैं। तो क्या हर अपना काम के लिए मैं अलग टूल्स बनाऊंगा? बनाने भी पड़ेंगे। अगर हम लोग HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो हर काम के लिए मुझे अलग टूल बनाना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए अलग से API फेच करनी पड़ेगी। ऐसा ही है? यस सर। अगर मैं वेदर का डेटा लेता हूँ एक अदद एप्लीकेशन से, तो उसके अंदर मैं एक की पास करूँगा, मतलब मेरे पास डेटा आ गया तो मैं उसको फिल्टर आउट करूँगा वेदर के नाम से, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ने जो है ना अपना वेदर का नाम चेंज करके कुछ और लिख दिया, वेदर डेटा लिख दिया, या कराची की सिटी का नाम लेके स्पेसिफिक, तो जो मैंने की लिखी है ना,
वो मेरे लिए इशू क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि अगली जो कंपनी है, अगली जो एप्लीकेशन है, वो अपनी खुद को चेंज कर रही है बार बार। हम लोग अगर उसको डेटा वहाँ से फेच करेंगे तो हमें मुश्किलात होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा। गिटहब के अंदर ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक जितने मैंने अभी बताया इससे भी ज़्यादा है, कोई होंगे 50+। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर चीज़ के लिए अपने एजेंट्स को 50+ टूल्स बनाकर देने पड़ेंगे। ये तो सिर्फ एक एप्लीकेशन है। अगर मैंने उसके अंदर जीमेल कनेक्ट करना हो फिर तो उसके लिए भी 10-12 टूल्स। अगर उसके अंदर मुझे जो है ना अपना कोई XYZ स्लैक क्रिएट करना हो जिसके अंदर मैं अपनी कुछ चीज़ें जो है ना अपना टास्क वगैरह दे सकता हूँ टीम को, उसके लिए भी टूल्स बनाने पड़ेंगे। ये कितनी API फेच हो जाएगी एक एप्लीकेशन के अंदर? जो मैं APIs बना रहा हूँ वो 50+, 100+, 200+ हो सकती हैं। ठीक है, सिर्फ गिटहब की 50+ मैंने बताई। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो एंथ्रोपिक है ना, एंथ्रोपिक जिसने क्लाउड कोड बनाया है, इसने इस प्रॉब्लम को जो है ना आइडेंटिफाई किया। उसने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद एक हमें प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया। कौन सा प्रोटोकॉल? MCP प्रोटोकॉल, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अब मॉडल क्या है? वही बात, ये तो पहले हर कोई जानता होगा क्योंकि ये फर्स्ट डेफिनेशन है। हर किसी को पता होती है कि भाई कोई भी हमारा मॉडल है उसको जो कॉन्टेक्स्ट देते हैं उसको कॉन्टेक्स्ट देने का प्रोटोकॉल। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? मैं बता रहा हूँ ना, गिटहब का हो सकता है, जीमेल का हो सकता है, और हमारी किसी भी एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन का हो सकता है। MCP क्या है? ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है। किसका? टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अब क्या है कि पहले तो हम लोग APIs फेच कर रहे थे हर चीज़ के लिए। अब क्या करेंगे? अब गिटहब ने अपना MCP सर्वर बना दिया। क्या कर दिया है? MCP सर्वर बना दिया है। उसने अपने जितने भी टूल्स थे वो सारे APIs के थ्रू ही उस सर्वर के अंदर प्रोवाइड कर दिए हैं। हमें क्या करना है? हमें अपना MCP क्लाइंट बनाना है। क्लाइंट क्यों बनाना है? रिक्वेस्ट इनिशिएट करने के लिए। जैसे हम लोग APIs पढ़ रहे थे फ्रंट एंड से या फिर क्लाइंट से, हम लोग हमेशा रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं ना API की। चाहे स्वेगर हो, चाहे हमारे फ्रंट एंड की कोई एप्लीकेशन हो, चाहे हमारा पोस्टमैन हो, वहाँ से क्या करते हैं हम लोग? रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं। ठीक है, तो MCP क्लाइंट हमारा क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा कि जो है ना हमें कौन कौन से टूल्स को प्रोवाइड कर रहा है। कहने का मतलब ये, लुब्बे लुबाब ये कि MCP क्लाइंट और MCP सर्वर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। हम अपने एजेंट को एक MCP क्लाइंट बनाकर देंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो मल्टीपल एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करेगा। सिर्फ एक क्लाइंट बनाएंगे हम लोग, मतलब एक हमने एजेंट बना दिया, उसको हम लोग क्लाइंट बना के देंगे। उसके अंदर डिफरेंट सर्वर्स हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। भाई गिटहब को कनेक्ट करते हैं हम लोग, जीमेल को कनेक्ट करते हैं हम लोग, जो है ना स्लैक को कनेक्ट करते हैं, गूगल कैलेंडर को कनेक्ट करते हैं। तो बस ये 3-4 लाइन्स का कोड है जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। और वो क्या करेगा? अब पहले थोड़ा वापस आ जाते हैं एजेंट के SDK पर, कि जब भी हम लोग अपना एजेंट से कोई क्वेश्चन करते थे बनाने के बाद, वो क्या करता था? हमने एजेंट को कोई क्वेश्चन बना के दिया, प्रॉम्प्ट दिया, वो क्या करता था? वो LLM के पास भेजता था। प्रॉम्प्ट भी साथ में टूल्स भी, कि मेरे पास ये 4 टूल्स है और ये इसका प्रॉम्प्ट है, बताओ मैं क्या करूँ? वेदर पूछ रहा है बंदा, तो वो कहता है भाई वेदर का टूल है, आप उसको फेच कर लो। ऐसा ही था ना। अब की बार क्या होगा? सबसे पहले जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे, MCP सर्वर कनेक्ट होगा आपके पास। एजेंट से पहले MCP सर्वर कनेक्ट होगा। जब कनेक्ट हो गया, इट मीन गिटहब हमारे साथ कनेक्ट हो गया। अब जब आप कोई प्रॉम्प्ट देते हैं उसको कि भाई मेरे पास कितनी रिपोजिटरीज हैं, तो वो क्या करेगा? आपका प्रॉम्प्ट और वो जो गिटहब का MCP सर्वर है उसको, उसका जो डेटा है, मतलब उसके जो टूल्स है, वो भेज देगा वापस LLM के पास कि बताओ भाई ये टूल्स है और ये जो है ना यूज़र का प्रॉम्प्ट है, अब मैं क्या करूँ? वो बोलेगा भाई गेट रिपोजिटरीज का जो टूल है ना उसको कॉल करो। क्या करो? गेट रिपोजिटरीज का जो टूल है उसको कॉल करो। वो क्या करेगा? MCP सर्वर के थ्रू गेट रिपोजिटरी के टूल को कॉल करेगा और हमें आंसर मिल जाएगा। इट मीन जहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन के अंदर दूसरी एप्लीकेशन का डेटा अगर कनेक्ट करना है तो 50+ APIs हमें बनानी पड़ती या 50+ टूल्स बनाने पड़ रहे थे, वहाँ पर सिर्फ हम लोग एक अपना MCP सर्वर कनेक्ट कर रहे हैं। किसकी मदद से? सिर्फ एक क्लाइंट की मदद से। और इस क्लाइंट से हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा क्लाइंट MCP क्लाइंट वो बात करेगा MCP सर्वर से, जितनी भी उसके पास चीज़ें हैं। अब इनकी जो है ना कम्युनिकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जब आप फर्स्ट टाइम कोई प्रॉम्प्ट देंगे कि जिससे उसको टूल यूज़ करने पड़े, तो वो उसको अपना पूछता है सर्वर से MCP क्लाइंट
कि आपके पास कौन कौन से टूल्स हैं। वो कहता है मेरे पास ये टूल्स हैं। तो वो फिर जब टूल्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है तो वो उसको जो है ना LLM को प्रोवाइड करता है कि भाई अब ये MCP सर्वर के पास ये टूल्स है और यूज़र का ये प्रॉम्प्ट है, अब बताओ मैं क्या करूँ। अब वो कहता है भाई आप गेट रिपोजिटरी करो। अगर आपका जो है ना प्रॉम्प्ट कमेंट करना है तो बोलेगा कमेंट करो। अगर आपका काम है कि भाई वहाँ पर एक रिपोजिटरी क्रिएट करो तो क्रिएट रिपोजिटरी का एक अदर टूल वो कॉल करेगा। इट मीन पहले हम लोग API यूज़ कर रहे थे, HTTP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं MCP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। तो हमें टूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर कोड को फेच करने के लिए, हर फंक्शन को फेच करने के लिए हमें टूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक अदद MCP क्लाइंट बनाएंगे जो कम्युनिकेट करेगा MCP सर्वर से। वो फिर वो Gmail का भी हो सकता है, वो GitHub का भी हो सकता है और मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। अभी के लिए तो हमारे पास लाइट चली गई है, लेकिन अगर ये होती ठीक है तो हम लोग अगर आ जाती है अभी तो हम लोग GitHub को सर्वर कनेक्ट करेंगे। एक अदद अपना वही एजेंट जो हमने बनाया था लास्ट टाइम 3rd क्वार्टर के अंदर वो बनाएंगे, उसको हम लोग MCP क्लाइंट बना के देंगे शॉर्ट में, बिल्कुल इजी एग्जांपल्स के साथ। फिर हम लोग MCP जो है अपना GitHub का MCP सर्वर वो कनेक्ट करेंगे अपनी उस एजेंट के साथ। फिर हम लोग उसको प्रॉम्प्ट्स के थ्रू काम करवाएंगे कि अब हमारे लिए रिपोजिटरी क्रिएट कर दो, अब हमारे लिए GitHub के अंदर एक रिपोजिटरी बनाओ, उसके अंदर जो है ना मेरे लिए एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बना दो, एक जो है ना आप लोग मेरे लिए फिलहाल चीज़ की एप्लीकेशन बना दो। तो हम सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे, वो ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करेगा और GitHub पर पुश करेगा, वहाँ पर रिपोजिटरीज क्रिएट करेगा। तो वहाँ से आपको रियल यूज समझ में आएगा किसका, MCP सर्वर का। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ आ जाते हैं कि भाई अशारिफ भाई हैं, अशारिफ भाई ने एक अदद एप्लीकेशन बनाई है ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, जिसके अंदर इनके पास 1000+ जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं और डेली बेस पर ये न्यू प्रोडक्ट्स उस पर ऐड करते हैं। अब मेरे पास एक अदद जो है ना वो चैटबॉट है जो कि मुझे जो है ना डिफरेंट मतलब ग्लोबली जो है ना वो प्रोडक्ट्स अगर मुझे कोई सर्च करनी है वो मुझे सर्च करके बताता है कि फिलहाल एप्लीकेशन आपको जो है ना ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। तो अशारिफ भाई की एप्लीकेशन मुझे कैसे मिलेगी? तो हम क्या करते थे, अगर इससे पहले करना होता तो अशारिफ भाई को मैं बोलता अशारिफ भाई आपकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसकी मुझे API प्रोवाइड करें, ताकि मैं अपने एजेंट के साथ सेट कर दूं कि जब भी उसको कोई चीज़ हमें प्रोडक्ट चाहिए हो तो वो आपकी एप्लीकेशन से वो प्रोडक्ट सर्च करके लाए प्रोडक्ट की लिस्ट, फिर वो हमें बताए कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस ये है। पहले यही करता मैं, अगर हमें जो है ना कुछ और मल्टीपल काम करने होते। लेकिन अब ये जो ना प्रोटोकॉल चेंज हो चुका है, अब MCP प्रोटोकॉल आ चुका है। अशारिफ भाई क्या करेंगे, अपनी उस एप्लीकेशन का MCP सर्वर बनाएंगे। पहले उनका एक डेवलपर क्या करेगा, जितना भी प्रोडक्ट्स है उसकी APIs बनाएगा, उसको डाल देगा किसके अंदर, MCP सर्वर के अंदर। अब दुनिया की हर एप्लीकेशन जो उसके अशारिफ भाई का MCP सर्वर यूज़ करेगी वो सारी प्रोडक्ट उसके पास आ रही होंगी। आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर MCP सर्वर बनाएंगे। अगर मुझे आपकी एप्लीकेशन के अंदर कुछ यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, अपने MCP क्लाइंट बनाऊंगा और आपका MCP सर्वर उसको प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई इस बंदे से इस सर्वर से कम्युनिकेट करना है और यहाँ से आपने डेटा लेना है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, HTTP प्रोटोकॉल फॉलो करते थे, अब क्या कर रहे हैं, MCP प्रोटोकॉल जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये था मेरे को। अच्छा जी, तो अब जो है वो हम मज़ीद टेक्निकल डिस्कशंस की तरफ चलते हैं। MCP जो है वो बात कैसे करता है, लाइक क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन हो रही होती है। इवन शायद लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि क्लाइंट जो है वो सर्वर भेजता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर जो है वो उसे प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्स भेजता है। बट मैंने जो है वो एक छोटी सी चीज़ ऐड की थी, वो क्या थी याद है आप लोगों को? ये क्लाइंट जो सर्वर है वो हमें क्या भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है। अच्छा, इसे जो है ना वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जो सर्वर है ना वो सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है डेटाबेस को, नॉट डायरेक्टली टू द क्लाइंट। आप में से अगर किसी ने वेब हुक्स का इस्तेमाल किया हो, अगर आप में से किसी ने SSE का इस्तेमाल किया हो, सर्वर सेंड इवेंट्स, ये दो स्पेसिफिक जो है वो स्टैंडर्ड चल रहे हैं आजकल सर्वर की कम्युनिकेशन के लिए, कि सर्वर जो है वो क्लाइंट से अगेन कैसे कम्युनिकेशन करेगा। तो SSE, वेब हुक्स, ये तमाम तर जो है वो चीज़ें जनरली यूज़ हो रही होती हैं ताकि सर्वर जो है वो कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्लाइंट से गेट कर सके। बट एक चीज़ जो है वो मैं क्लियर कर दूं, वो ये कि कम्युनिकेशन पैटर्न जो है वो वैसा ही रहेगा जैसे आप लोगों ने पहले स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड किया हुआ है। बट उसके अंदर जो है ना वो एक छोटी सी तब्दीली आएगी। वो छोटी सी तब्दीली ये होगी कि एडवांस सिनेरियो के अंदर जो कम्युनिकेशन पैटर्न होगा वो मुकम्मल चेंज हो जाएगा। इवन मैं एक एप्लीकेशन बना रहा था अभी कुछ टाइम पहले,
एक क्लाइंट के लिए। तो आई हैव सेट सम सॉर्ट ऑफ सिनेरियो के जो मेरे जितने भी इवेंट्स हैं ना, लाइक जनरली हमारे पास रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर सम सॉर्ट ऑफ इवेंट्स होते हैं जो ट्रिगर हो रहे होते हैं ना हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो मैं उन इवेंट्स को हैंडल कर रहा था विद द हेल्प ऑफ वेबहुक्स, ठीक है। और वेबहुक्स को मैं टैकल कर रहा था बाय डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग टू द सर्वर। जो फिर कम्युनिकेशन पैटर्न था वो मुकम्मल तब्दील हो गया, लाइक इट वाज नॉट क्लाइंट टू सर्वर, इट वाज समथिंग एल्स, लाइक बियॉन्ड दैट क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर। तो कहने का मकसद ये है कि क्लाइंट टू सर्वर पैटर्न वही रहेगा, बट एडवांस सिनेरियो के अंदर लाइक इन MCP, जिसकी अभी मैं आपको प्रॉपर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इसका पैटर्न, कम्युनिकेशन पैटर्न जो है वो कैसे काम कर रहा होता है। तो खैर सिनेरियो वही रहेगा क्लाइंट सर्वर, बट एडवांस सिनेरियोज के अंदर हम जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करेंगे, लाइक विल यूज़ SSE विच इज़ सर्वर सेंड इवेंट्स, विल यूज़ वेबहुक्स, विल यूज़ सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द थिंग्स, विल यूज़ WebRTC। ये कम्युनिकेशंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है ऑन द कॉल्स, ऑन द मैसेजेस। WebRTC भी जो है वो एक स्टैंडर्ड है। तो खैर क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन हो गई। ये तो जर्नल कम्युनिकेशन है जो HTTP के ऊपर हो रही होती है ना, मतलब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने जो है वो रिस्पॉन्स भेज दिया, अनटिल जो है वो सर्वर कोई आगे रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा डेटाबेस को। अब हम बात करते हैं MCP जी। अच्छा, क्लाइंट और सर्वर की बात हमने की कि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई जिसके अंदर मैंने अपना क्लाइंट बना दिया, इन्होंने एप्लीकेशन बनाई, इन्होंने सर्वर बना दिया। आपने एप्लीकेशन बनाई, आपने सर्वर बनाया, इन्होंने सर्वर बनाया। मेरा जो क्लाइंट है वो मल्टीपल एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। कम्युनिकेट कर तो सकता है, लेकिन किस फॉर्मेट में करेगा? पहले तो हम लोग HTTP प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, तो हम लोग APIs बना रहे होते थे, ठीक है, REST APIs बना रहे होते थे कि भाई आप इस चीज़ को ऐसे ले सकते हैं। लेकिन अब वो किस फॉर्मेट में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे? JSON RPC फॉर्मेट में। किसमें? JSON RPC। JSON का तो सबको पता है, RPC क्या है? JSON स्टैंड फॉर क्या है? जावास्क्रिप्ट। और RPC का मतलब है रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है, रिमोट प्रोसीजर कॉल। पहले जब हम लोग कोई फंक्शन या कोई टूल अपने पास बनाते थे तो वो लोकली हमारे सिस्टम पर मौजूद होता था, तो हम उसको कहते थे फंक्शन कॉल। क्या कहते थे? फंक्शन कॉल। लेकिन हमारे सिस्टम से हटके कोई एक एक्सटर्नल कंप्यूटर है, कोई एक्सटर्नल सर्वर है, वहाँ से जब हमने किसी फंक्शन को कॉल करना है ना, तो वो क्या होगा? वो रिमोट प्रोसीजर कॉल होगा, रिमोट फंक्शन कॉल होगा। वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता फंक्शन। वो फंक्शन कहाँ पर है? वो किसी और एप्लीकेशन में, किसी और कंप्यूटर पर है। हम उसको कहाँ कॉल कर रहे हैं? अपने सिस्टम पे। तो वो कौन सी कॉल होगी? रिमोट प्रोसीजर कॉल। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि जो हमारा एजेंट है ना, अब तो जाहिर है हम लोग प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो वो टूल कॉल करवाता है, तो क्लाइंट को हमारा एजेंट नहीं बता रहा होता कि आप JSON के अंदर करो। वो उसको वैसे ही HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही बात करता है, कोई APIs के थ्रू ही उससे कम्युनिकेट करता है कि आप इस तरह से ये फंक्शन कॉल करो। लेकिन जो क्लाइंट है वो उसको कन्वर्ट करता है JSON RPC के फॉर्मेट में। समझ रहे हैं? किसके फॉर्मेट में? JSON RPC। अब इसके अंदर JSON को क्यों ऐड कर दिया गया? रिमोट फंक्शन कॉल तो दी। अब मसला यहाँ पर ये था कि मैं जो क्लाइंट बना रहा हूँ वो मैं पाइथन पे बना रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको जावास्क्रिप्ट पे बनाता, अगर मैं इसको C# पे बनाता, अगर मैं किसी और लैंग्वेज में इस क्लाइंट को बनाता और जो ये सर्वर बना हुआ है अशारिक भाई का वो पाइथन पे होता, तो ये आपस में किस तरह से फॉर्मेटली जो है ना कम्युनिकेट करते हैं? तो एक कॉमन फॉर्मेट है जो है JSON, जो कि कम्युनिकेट एक दूसरे से कोई भी लैंग्वेज हो वो फॉलो करती हैं JSON, चाहे आपकी जो है ना पाइथन हो, चाहे आपकी जावास्क्रिप्ट हो, चाहे कोई और लैंग्वेज हो, वो JSON को सपोर्ट करती है। तो एक कॉमन है, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? JSON ऐड कर दिया उस रिमोट प्रोसीजर कॉल के अंदर। तो हमारा जो क्लाइंट है वो और जो हमारा सर्वर है वो क्या करते हैं? आपस में JSON RPC के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब सबसे पहले MCP क्लाइंट हमारा मैसेज भेजता है या रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, हमेशा यही होता है कि MCP क्लाइंट जो है ना वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। अब वो रिक्वेस्ट भेजता है, फर्स्ट रिक्वेस्ट हमेशा यही होती है कि आपके पास कौन कौन से टूल्स हैं, आप हमें क्या प्रोवाइड कर सकते हो। तो सर्वर कहता है मैं आपको ये टूल्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो सारी लिस्टिंग JSON RPC के थ्रू ही उसको दे देता है, फिर वो LLM के पास जाती है। अच्छा, अब जो हमारा सर्वर है ना वो 3 चीज़ें ही एक्सपोज कर सकता है। क्या कर सकता है? 3 चीज़ें ही देख सकता है। कौन कौन सी चीज़ें? थोड़ी देर पहले सर अशारिक ने बताया, टूल्स
रिसोर्सेज, प्रॉम्प्ट्स, प्रॉम्प्ट, तीन Source, चीजें prompt. वो एक्सपोज कर सकता है। एक टूल, Tool. एक रिसोर्सेज Resources. और एक प्रॉम्प्ट। Prompts. टूल्स क्या है? जो भी हमने बात की, अगर हमें एपीआई फेच करनी है उसने ऑलरेडी उसका टूल बना रखा है, ठीक है। अगर हमें रिपोजिटरीज गेट करनी है तो उसने टूल बना रखा है, कमेंट करनी है तो उसने टूल बना रखा है, ठीक है। ब्रांच बनानी है तो उसने टूल बना रखा है। पहले एमसीपी सर्वर के अंदर ऑलरेडी गिटहब ने अपने टूल्स बना रखे हैं। अगर वो चेंज करता है तो उनके सर्वर पे चेंज होगा, हमें कुछ अपने कोड के अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपने टूल्स बना रखे हैं। वैसे ही उन्होंने रिसोर्सेज बना रखी है, रीड ओनली फाइल, जैसे सर अशारिक ने बताई। वो फाइल्स हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, हमारे डेटाबेस का डेटा हो सकता है हमारे पास। वो क्या है? वो रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज भी एक्सपोज कर सकता है। तीसरी चीज़ है प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट का कौन पता है? सर भाई आप बताएंगे। प्रॉम्प्ट्स थोड़ी देर पहले तो अभी बताया कि भाई हमारे पास प्री बिल्ट टेम्पलेट है, ठीक है। प्री बिल्ट का मतलब क्या होता है? कि पहले से बने बनाया बनाए। हुआ, ठीक है। टेम्पलेट का क्या मतलब होता है? कि एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के अंदर हमने प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, ठीक है। वो प्रॉम्प्ट के उस प्रॉम्प्ट को हमने जो है वो स्पेसिफिकली एमसीपी वाले फॉर्मेट के अंदर बनाया बाय जस्ट सिंपली यूजिंग द एमसीपी डेकोरेटर विद डॉट नोटेशन एंड देन सिंपली यूजिंग द मेथड, और उस मेथड का नाम है प्रॉम्प्ट। हमने जो है वो सिंपल एज दैट क्या किया, उस प्रॉम्प्ट को बनाया और हमारा जो है वो एमसीपी सर्वर तैयार हो गया विद जस्ट 3 थिंग्स। नंबर 1 इज टूल्स, नंबर 2 इज रिसोर्सेज, नंबर 3 इज प्रॉम्प्ट्स। अब जो है वो कम्युनिकेशन पैटर्न, हम बात कर रहे थे फ्लो की। नईम भाई ने जो है वो अभी बात की फ्लो की, कि कैसे जो है वो ये कम्युनिकेशन ओवरऑल हो रही होती है। लाइक जैसे अभी सर ने कहा कि भाई गिटहब के 50 टूल्स हैं, ठीक है, और मैं किसी एक स्पेसिफिक टूल से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। मैं डेटा जो है वो फॉर एग्जांपल ये समझेंगे मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, उन फाइल के अंदर जो है वो जावास्क्रिप्ट का या पाइथन का कोड है, और वो कोड जो है वो मैं गिटहब के ऊपर भेजना चाहता हूँ। तो मैंने जो है वो इनके एमसीपी का इस्तेमाल किया, गिटहब के एमसीपी टूल का इस्तेमाल किया, और डेटा को जो है वो सिंपल एज दैट सेंड कर दिया। रिक्वेस्ट पैटर्न जो है वो जहाँ से शुरू हो रही है वो बता रहा हूँ, वो सब जो है वो गिनिएगा। नंबर 1 इज सबसे पहले जो है ना वो आपका क्लाइंट इनिशिएट होगा। आपका जो भी क्लाइंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन हो रही है किसके ऊपर? कम्युनिकेशन हो रही है आईडीई के ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल कर्सर के ऊपर हो रही है, या फिर जो है वो क्लाउड कोड के ऊपर हो रही है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर हो रही है। तो आप सबको पता है कि ये जितने भी हमारे पास टूल्स हैं ये क्या है? एमसीपी के होस्ट हैं। ये क्या है? एमसीपी के होस्ट, और एमसीपी के होस्ट के अंदर ही हमारे पास एमसीपी का क्लाइंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो दे हैव द प्री बिल्ट क्लाइंट, या जैसे सर नईम ने अभी एक एग्जांपल दी कि हमने ओपनएआई एजेंट्स एसडीके का इस्तेमाल करते हुए एक सिंपल एजेंट बनाया, ठीक है। उस एजेंट के अंदर जो है वो हमने एमसीपी के सिंपल टूल्स बनाए, ठीक है। हमने उसी के अंदर जो है वो एक क्लाइंट को इनिशियलाइज किया, ठीक है। अब जब हमने क्लाइंट बना लिया तो जो पहला काम होगा वो होगा इनिशियलाइजेशन का, ठीक है। इनिशियलाइजेशन वाले फेज के अंदर हम किस स्पेसिफिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं टू डू द कम्युनिकेशन? उसका नाम क्या है? उसका नाम है जेसन आरपीसी। अच्छा, अब सवाल है आप लोगों से कि ये जो 2 वर्ड्स हैं इन दोनों का मतलब क्या है? लाइक जेसन एंड आरपीसी, ये दोनों मिलाकर यहाँ पर क्यों लिखे गए हैं, और इसे स्पेसिफिकली जेसन आरपीसी को ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है टू डू द कम्युनिकेशन? भाई देखें ना, हमारे पास तो जो सिंपल मेथड्स होते हैं लाइक वी हैव गेट, वी हैव पोस्ट, वी हैव पुट एंड वी हैव डिलीट, वो भी हमारा यही सारा का सारा जो है वो काम कर रहे होते हैं। बट ये सारा का सारा काम स्पेसिफिकली हम इस स्टैंडर्ड के अंदर क्यों कर रहे हैं? ठीक है, देखिए जेसन जो है वो क्या है? जेसन जो है वो बेसिकली इंटरनेट की लैंग्वेज है, ठीक है, इंटरनेट की कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। आप किसी भी वेबसाइट को उठा लें, आप किसी भी एपीआई को उठा लें, एट द एंड उसने डेटा जो है वो रिटर्न किस फॉर्मेट के अंदर करना है? जेसन के अंदर, ठीक है। तो ये हम कम्युनिकेशन की जो बेस्ट प्रैक्टिस है इंटरनेट के ऊपर, उसको फॉलो अप करते हुए हमने जेसन ले लिया। अब बात करते हैं आरपीसी की, रिमोट प्रोसीजर कॉल। आरपीसी नाम ही काम का मतलब डिफाइन कर रहा है, 3 वर्ड्स हैं आरपीसी। आर स्टैंड फॉर रिमोट। जनरली आप जो है वो आपने सुना होगा कि भाई एक रिमोट जॉब आई हुई है यूएस के अंदर, एक रिमोट जॉब आई हुई है कनाडा के अंदर, एक रिमोट जॉब जो है वो आई हुई है सऊदी अरब के अंदर, ठीक है। रिमोट का मतलब क्या होता है? मतलब कि आप अपने घर से काम करोगे और वो कंपनी एग्जिस्ट करती है किसी और मुल्क के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी ना वही वाला सिनेरियो बन रहा है कि आपका जो कोड बेस है वो एक स्पेसिफिक जगह पर मौजूद है, आपका जो कोड बेस है वो स्पेसिफिक जगह पर मौजूद है और आप उसे दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए
आरपीसी के अंदर ये जो फर्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है रिमोट, इसका जो है वो ये मतलब है। उसके बाद जो है वो प्रोसीजर का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक वे, एक स्पेसिफिक जो है वो तरीकेकार, एक स्पेसिफिक तरीकेकार को फॉलो अप करते हुए कॉल, मतलब कि जितने भी हमारे पास फंक्शंस मौजूद हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास फंक्शंस मौजूद हैं, फिर चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो, चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दुनिया के किसी भी सर्वर के ऊपर पड़े हुए हों, हम जो है वो सिंपल एज दैट जेसन फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। यानी जेसन फॉर्मेट के अंदर हम जो है वो बेसिकली आरपीसी वाले स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे और स्पेसिफिक फंक्शंस को कॉल कर रहे होंगे। तो इनिशियलाइजेशन वाले फेज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक जेसन बनती है, ठीक है, उस जेसन के अंदर जो है वो कुछ मेथड्स डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। अभी स्क्रीन नहीं है, मतलब लाइट नहीं है, अगर होती तो फिर आप सबको जो है वो दिखाते हैं कि वो मेथड जो है वो कैसे नज़र आते हैं और वो मेथड जो है वो जेसन वाले फॉर्मेट में कैसे लिखे जाते हैं और उनसे कम्युनिकेशन कैसे होती है। खैर ऊपर से ऑन द हाई लेवल ये सबसे पहले जो है वो क्लाइंट इनिशियलाइज करेगा रिक्वेस्ट को, ठीक है, वो रिक्वेस्ट जाएगी स्पेसिफिक होस्ट का इस्तेमाल करते हुए। रिक्वेस्ट जो है वो हमेशा किसका इस्तेमाल करते हुए जारी होगी, होस्ट का इस्तेमाल करते हुए। देखें ना, क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, बट ये कम्युनिकेशन जो है वो किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, ये होस्ट के ऊपर कर रहे हैं ना, होस्ट ही इनकी कम्युनिकेशन को बरकरार रख रहा है। तो सबसे पहले जो है वो आरपीसी इनिशियलाइज होगी, जेसन आरपीसी, ठीक है, मेथड जितने भी होंगे वो कॉल होंगे। सर्वर जो है वो क्या करेगा, वो अपना जो है वो वन टाइम कनेक्शन क्रिएट करेगा उस एक स्पेसिफिक क्लाइंट के साथ, ठीक है। क्लाइंट के साथ जो है वो कम्युनिकेशन, ये जो कनेक्शन है ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो क्लाइंट कहेगा कि भाई मुझे जो है ना वो गिटहब की इस स्पेसिफिक रिपोजिटरी की फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट, जो फर्स्ट पीआर इस रिपोजिटरी के अंदर जिसने भी क्रिएट की थी वो दे दो। तो ये क्या करेगा क्लाइंट, ये क्लाइंट स्पेसिफिक टूल का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। वो टूल जो है वो, ये टूल किसकी मदद से कॉल किया जाएगा, आरपीसी की मदद से कॉल किया जाएगा, ठीक है। ये टूल आरपीसी की मदद से सर्वर के पास जाएगा। ये सर्वर जो है वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, देखेगा कि भाई क्या हमारे पास ये गिटहब रिपोजिटरी एग्जिस्ट करती है, क्या इस गिटहब रिपोजिटरी के अंदर फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट किसी ने क्रिएट की है, क्या उस पुल रिक्वेस्ट के अंदर जो है वो जर्नल डिटेल्स मौजूद हैं, एनीथिंग लाइक दैट। जब उसके पास ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी तो वो सिंपल एज दैट रिस्पॉन्स बैक करेगा क्लाइंट को। क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्स होस्ट के ऊपर शो अप करवा देगा और होस्ट जो है वो एक्सेसिबल होता है हर एक स्पेसिफिक यूज़र के पास, हर एक स्पेसिफिक यूज़र के पास। तो अब जो है वो एक और चीज़ कि ये जो आरपीसी है कि क्या ये अभी ही क्रिएट हुई है या फिर आरपीसी जो है वो काफ़ी अरसे से चलती हुई आ रही है। जी, तो जो कह रहे हैं कि भाई काफ़ी अरसे से चलती हुई आ रही है वो ज़रा एंड रेस कर लें, और जो कह रहे हैं कि भाई अभी क्रिएट हुई है इसके लिए स्पेसिफिकली अभी क्रिएट हुई होगी। अच्छा जी, तो हमारे पास दो ओपिनियंस आ गए, बाकी तीसरा जो है वो हैंड रेस नहीं किया। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ने गर्मी लग रही है भाई, देखें अब तो अभी रोज़े चल रहे हैं, नहीं तो मैं आपको सलाह भी कुछ नहीं दे सकता कि भाई आपको जो है वो कुछ अच्छा जो है वो, खैर रोज़ा है तो हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सवाल है वैसे किसी का कोई सेंटर में यहाँ पे? खैर मैं बता ये रहा था कि आरपीसी का जो स्टैंडर्ड है ना वो काफ़ी अरसे से फॉलो अप कर रहे हैं ना, यानी वेब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल स्पेसिफिकली यूटिलाइज हो रही होती है। मैंने फर्स्ट टाइम आरपीसी का इस्तेमाल 2022 में किया था, 2021 में किया था, जब मैंने अपनी पहली ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन लिखी थी। मैंने जब अपनी पहली कौन सी एप्लीकेशन लिखी थी, ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन लिखी थी, तब मैंने जो है वो आरपीसी का इस्तेमाल किया था। आपको पता है जैसे एमसीपी के ऊपर कम्युनिकेशन आरपीसी वाले फॉर्मेट के अंदर हो रही होती है, पूरी ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी ये जो हम वर्ड सुनते हैं बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज, और हम ये सुनते हैं भाई डिसेंट्रलाइजेशन, ये वर्ड जो है वो यकीनन आप में से किसी ने सुने होंगे, वकार ज़का, तो आपने जो है वो उनके मुंह से यकीनन ब्लॉकचेन और ये क्रिप्टो, ये इन सारी चीज़ों के बारे में सुना होगा। तो ब्लॉकचेन के ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है ना वो होती है आरपीसी के अंदर। फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक, मैं देखा और मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैंने तो HTTP को ही एक्सप्लोर किया हुआ था और वो भी जर्नली सिर्फ ये पता था कि भाई हम CRUD ऑपरेशंस स्पेसिफिकली HTTP के ऊपर कर सकते हैं। बट जब मैंने जो है वो देखा आरपीसी को, आई वाज डैम शॉक्ड कि भाई आपके पास जो है ना वो समझें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फंक्शंस हैं और आप उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हैं इन अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, ठीक है। तो
ब्लॉकचेन के ऊपर फिर मुझे तब बेहतर अंदाज से जो है वो आरपीसी की मीनिंग समझ आई थी। और फिर आज जब मैंने देखा लाइक जब एमसीपी इंट्रोड्यूस हुआ इन 2024 इन द नवंबर ऑफ 2024, तो आई नोटिस द सेम थिंग, क्या आरपीसी का इस्तेमाल एमसीपी के अंदर भी हो रहा है। और उसके पीछे वजूहात क्या हैं कि भाई हम किसी भी फंक्शन को दुनिया की किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं, आरपीसी का यही मतलब है ना। खैर, तो ये थी वो जर्नल चीज़ें जो कि आप सबको पता होना ज़रूरी थी। अभी किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। सर एमसीपी से पहले मतलब किस चीज़ के जरिए मतलब ये काम एमसीपी होता से था? पहले जो है वो हम जर्नली रैक का इस्तेमाल कर रहे थे, और रैक का भी इस्तेमाल जो है वो टूटे फूटे हुए तरीके से किया जा रहा था। मतलब वो कोई स्टैंडर्ड नहीं था। आई वांट टू एक्सेस द डेटा, ठीक है, इनसाइड एन एप्लीकेशन। तो मैं जो है वो क्या करता था, रैक का इस्तेमाल करता था। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भाई लैंगचेन ने स्पेसिफिकली हमें कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए और फिर हमने जो है वो रैक के चैटबॉट्स बनाना शुरू कर दिए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो पाइनकॉन का बताया था एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। तो खैर इससे पहले हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे रैक का, और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स जो हैं वो यूटिलाइज डेवलपर्स कर रहे थे, बट वो कोई स्टैंडर्ड नहीं था। एंड इट वाज डैम हेक्टिक टू बिल्ड अ सिंपल एजेंटिक एप्लीकेशन, अ वेरी सिंपल एजेंटिक एप्लीकेशन जिसके अंदर जो है वो, अच्छा एजेंट क्या है, एजेंट की मीनिंग क्या है, मुझे जो है वो 3 वर्ड्स के अंदर एजेंट की मीनिंग कौन बताएगा? सर ऐसा LLM तो इन्हें 3 वर्ड्स के अंदर बताएं। LLM विद टूल्स, LLM विद टूल्स। एक एजेंट क्या है? कोई बंदा आपसे पूछे ना कि भाई हाँ हम एजेंटिक एआई पढ़ रहे हैं, हमने जो है वो एआई एजेंट्स बनाए हैं और अब जो है वो एजेंट्स चल फिर रहे होंगे, आगे पीछे आपको नजर आएंगे। तो खैर ऐसा नहीं है। एजेंट जो है वो क्या है, सिंपल LLM को हमने टूल्स प्रोवाइड कर दिए, LLM विद स्पेसिफिक टूल्स, ठीक है। अब ये जो हमने टूल प्रोवाइड किए थे, ये टूल हमने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए ताकि वो एजेंट जो है वो एक्शंस बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सके अक्रॉस द इंटरनेट। किसी का कोई सवाल है? बिल्ली जी, वाला पूछें। लगता है। नींद आ रही है गर्मी में। गर्मी इतनी हो रही है ना, ब्लड प्रेशर लो होने शुरू हो जाता है, नींद तो आएगी नहीं। तो क्या हमें जरूरत है कि हम उसको पहले सीखें या हम डायरेक्ट बस जो आ रहे हैं उसको ही सीखें? अच्छा, बहन का जो है वो एक सवाल है, वो ये कि शी इज़ आस्किंग कि ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो हमने ना पढ़ा हो बट हमारे लिए पढ़ना इंतहाई ज़रूरी हो, क्योंकि उसके ऊपर ही तमाम तर चीज़ें बनकर चल रही हों। तो देखें, यही सवाल था ना आपका। मतलब ऑब्सोलीट हो गया, मतलब उसकी अपडेट कोई और टॉपिक आ गया। अच्छा, ऑब्सोलीट हो गया और उसके ऊपर जो है वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक आ गया हो, ठीक है। चीज़ें जो है ना वो ऑब्सोलीट नहीं होती यूजुअली, आमतौर पर तो ऐसा ही होता है कि लाइक जैसे वो एग्जांपल दी जाती है ना कि भाई गाड़ी का टायर बन गया है, अब जो है वो आप गाड़ी के पार्ट्स बनाओ, ठीक है। तो बस यहाँ पर भी जो है ना वही लॉजिक अप्लाई होगा कि वील हैव टेक्नोलॉजी, ठीक है, वील हैव द बैकअप, ठीक है, और फिर हम उसके ऊपर चीज़ें बना रहे होंगे। इसकी आपको मैं बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है, लाइक आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि आप लोग इस टाइम किस टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं। मैं भी आपको एक एग्जांपल दूंगा एंड यू विल बी लाइक डैम शॉक्ड कि सर ये चीज़ जो है वो हो सकती है, हमें अंदाज़ा नहीं था। अभी आपने जो सवाल पूछा ना, इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं, बुनियाद होती है ना किसी चीज़ की बुनियाद, ठीक है, तो बुनियाद के ऊपर ही जो घर है ना, घर, तो घर के पहले जो है वो पहले जो घर की बुनियाद है वो स्ट्रॉन्ग करी जाएगी, फिर उसके ऊपर आप कितने भी मरले बना लो, ठीक है। वही लॉजिक जो है ना वो हर जगह पर अप्लाई होता है, ठीक है। अब टेक की बुनियाद जो है वो किसने रखी थी, ठीक है, टेक की बुनियाद किसने रखी थी, ठीक है, किसने? इंटरनेट ने रखी थी। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, टेक की जो है वो बुनियाद इंटरनेट ने रखी थी। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है यार, बल्कि ये सवाल है आज आप लोगों से, व्हाट इज इंटरनेट? पूरी दुनिया, हमजा कह रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का एक तरीक़ेकार है, प्रोटोकॉल्स हैं, रिजवान भाई कह रहे हैं, और कनेक्शन सही है, क्या कौन रहा है? चलो कनेक्शन जी बताएं, कनेक्शन है ना, केबल्स की तो इंटरनेट क्या है?
सर्वर है एक नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है। अब इंटरनेट है क्या? लिटरली इंटरनेट इज जस्ट लाइक बबल, इंटरनेट इज जस्ट लाइक एयर बबल। और जी क्या कह रही हैं? वैन जी, ये तो टेक्निकल टर्म हो गया ना, सादा लफ्जों में से हम क्या कहेंगे? वैन, ये वो वाली वैन की बात नहीं हो रही, ये वैन जो है वो नेटवर्क की दुनिया के अंदर इस्तेमाल होती है, उसकी बात हो रही है। खैर, इंटरनेट जो है वो क्या है? इंटरनेट की ना हज़ारों डेफिनेशंस हो सकती हैं, बट इंटरनेट की आप जस्ट ये ज़रा सोचें कि जिसने भी ये बुनियाद रखी होगी, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक मैश नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? एक अदद मैश नेटवर्क है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैश? मैश का मतलब क्या होता है? मैश का मतलब जो है वो हर तरफ थोड़ा सा घुमा हुआ। क्या कह रहे हैं? चाल स्टार नहीं, स्टार तो नहीं। मैश का मतलब होता है हर तरफ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या है? ये बेसिकली हमारे पास एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जो स्पेसिफिक कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और डेटा जो रोटेट हो रहा होता है ना, वो पैकेट्स की फॉर्मेट में हो रहा होता है। डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में रोटेट हो रहा होता है? पैकेट्स की फॉर्मेट में। पैकेट्स जो है वो नेटवर्क क्रिएट कर रहा होता है और वो यहाँ पर भी एक्सेसिबल है। लाइक वी हैव दिस मोबाइल फोन, ठीक है। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर वो टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। बट वी डोंट सी कि भाई ये डेटा जो है ना वो कैसे यहाँ से वहाँ तक जा रहा है। लाइक जस्ट थॉट, ज़रा सा सोचे, किसी दिन जो है वो अपने आप से सवाल करें कि मैंने एक मैसेज भेजा अपने किसी दोस्त को जो किसी दूसरे शहर में रहता है, वो मैसेज जो है वो कैसे पहुँच गया। आप लोग जो है ना वो इसे लेयर वाइज तोड़िएगा, ठीक है। पहले देखिएगा कि किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, उस एप्लीकेशन ने क्या किया होगा, फिर एक दिन यू विल रियलाइज कि भाई हाँ, आपको ना वाई के आंसर मिलते जाएंगे। आप जब थर्ड वाई पे पहुंचेंगे ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल स्टफ कि कैसे जो है ना वो यहाँ से किया हुआ मैसेज किसी और तक पहुँच गया हो। खैर, बता मैं ये रहा था जी, वेव्स जनरेट होती हैं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे जो है वो शायद खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि चलते फिरते जो है ना वो अच्छी कम्युनिकेशन हो जाएगी। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की, फंडामेंटल्स की, बुनियाद की। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना वो इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट बेल लेबॉर्ट्रीज ने बनाया या फिर ALTL, ऐसी ही कुछ लेबॉर्ट्रीज का नाम था। आई डोंट हैव द करेक्ट नेम ऑफ दैट लैब, जिसने जो है वो इंटरनेट की बुनियाद रखी थी, ठीक है। तो इंटरनेट की बुनियाद रख दी। अब जो है वो जाहिर सी बात है, हमारे पास पहले तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, मशीन्स क्रिएट हुई। मशीन्स क्रिएट कैसे हुई? मशीन्स जो हैं वो हमारे पास इस लैपटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? रैम्स हैं, रोम्स हैं, वी हैव स्टोरेज डिवाइसेस, वी हैव नेटवर्क कार्ड, वी हैव द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इनसाइड दीज स्टफ, ठीक है। फिर किसी ने जो है वो बनाई यूनिक्स। किसी ने क्या बनाई? यूनिक्स। अब यूनिक्स क्या है? यूनिक्स क्या है? ये जो आपके पास लैपटॉप है ना, इस लैपटॉप के अंदर जो हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का एक तरीकेकार है, ठीक है। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक कर्नल है। ये जो वर्ड बता रहा हूँ ना, इन वर्ड्स को नोट कर लें, सर्च ओवर कर लें, यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स फ्रॉम जस्ट दीज सिंपल वर्ड्स। कर्नल क्या है? ये कर्नल। व्हाट इज कर्नल? कर्नल मींस दैट योर हार्डवेयर will talk to your software और your software will talk to your hardware, ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो अब ये कम्युनिकेशन पैटर्न कैसे हो रही होती है? अब जाहिर से बात है ना, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ये 5-6 जो है वो चीज़ें, ये रैम है, ये रोम है, ये नेटवर्क कार्ड है, ये पोर्ट है, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। इनसे कम्युनिकेशन करनी है, कैसे करेंगे? स्क्रीन होना ज़रूरी है ना, स्क्रीन होना ज़रूरी है ना, एक इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस होना ज़रूरी है ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है ना वो किसी ने बनाया कर्नल, ठीक है। कर्नल था टर्मिनल बेस, कर्नल था टर्मिनल बेस। यार आप लोग जो है ना वो लिटरली मजाक समझ रहे हैं। ये कर्नल जो है ना वो टर्मिनल बेस था। तो सीन क्या था कि हम
अपने हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करते थे विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन, विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस। और वो इंटरफेस क्या था? वो इंटरफेस था टर्मिनल, ठीक है। तो किसी ने कहा कि भाई इस हार्डवेयर से ना हम बातचीत करेंगे एक कर्नल का इस्तेमाल करते हुए, एक सेट ऑफ टूल का इस्तेमाल करते हुए जो इस लोकल या फिर इस जो है वो लो लेवल हार्डवेयर से बातचीत कर रहा होगा, ठीक है। तो कर्नल आ गया। पहले कर्नल का नाम क्या था? यूनिक्स। पहले कर्नल का नाम क्या था? यूनिक्स। ये शायद 1980 और 1990 के दरमियान में बनाया गया था। अच्छा, अब यूनिक्स का मसला ये था कि यूनिक्स के ऊपर जो है ना वो सेट ऑफ टूल्स मौजूद नहीं थे प्रॉपर। मतलब हम कम्युनिकेशन तो कर सकते थे, मतलब मैं फॉर एग्जांपल हाय या हेलो, ये जो टेक्स्ट हैं, ये टेक्स्ट जाहिर सी बात है ये टेक्स्ट की भी तो कोई स्टोरेज होगी ना, मिली बाइट्स के अंदर कुछ ना कुछ केबीज के अंदर ये टेक्स्ट का डेटा होगा, तो वो मैं डायरेक्ट स्टोर तो कर लूँगा, बट जस्ट गैस कि मैं उस डेटा को स्टोर तो कर सकता हूँ बट एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये वाले हालात थे। फिर क्या हुआ? फिर एक बड़ा ज़बरदस्त स्टूडेंट था आप जैसा, आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काबिल तारीफ हैं। उसका नाम क्या था? लिनस टॉरवल्ड्स। अब लिनस टॉरवल्ड हेलसिंकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फिनलैंड में है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलसिंकी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर 1990s के अंदर ना, यार मैं उस साइंटिस्ट का नाम भूल गया जिसने यूनिक्स को बनाया था। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ तक याद आ रहा था, बताने वाला था कि लाइट आ गई। खैर हम देख लेंगे। तो यूनिक्स जिसने भी बनाया था, जो भी उनका नेम था, उन्होंने जो है ना वो एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के अंदर। उन्होंने ना अपना ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ये पेश किया। इवन जो यूनिक्स की फाउंडेशन थी उसका भी एक अच्छा नाम था, फ्री ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ऐसा ही कुछ नाम था उसका, उस फाउंडेशन का, फ्री प्रोजेक्ट से ऐसा कुछ था। फ्री तो था खैर उसमें, बट उनका मकसद ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जो हर बंदा इस्तेमाल कर सके। तो वो कोई प्रोग्राम, उन्होंने कोई जो है वो स्पीच दी होगी, ठीक है, 1990s के अंदर इन द हेलसिंकी यूनिवर्सिटी, ठीक है, और उन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट बताया कि भाई ये मेरा यूनिक्स सिस्टम है, इसका इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो हम हार्डवेयर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ एक स्टूडेंट जिसका नाम था लिनस टॉरवल्ड, इंतहाई मतलब इंटेलिजेंट, उसने जो है ना उस आइडिया को लिया, ठीक है, आइडिया को लिया और इसके क्रिएटर से प्रॉपर डिस्कशन की, अंडरस्टैंडिंग की कि ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। उसने जो है ना वो यूनिक्स के ऊपर ही एक लेयर बनाई जिसका नाम जो है वो इसने बाद में रख दिया लिनक्स। मतलब इसने, मतलब शुरू में तो जो इसका नाम था वो प्रीएक्स, पता नहीं क्रिएक्स, ऐसा कुछ नाम था लिनक्स का ना, बट बाद में जो है वो कुछ यूँ हुआ कि उसने अपने ही नाम का इस्तेमाल करते हुए अपने इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। अच्छा, सीन क्या था? सीन जो इम्पोर्टेंट था ना यहाँ पर वो ये था कि ये था उसका हॉबी प्रोजेक्ट। यानी ऐसे ही ना क्लास में बैठे बैठे किसी को आइडिया आ गया और आपने बोला कि यार घर जाकर आज ये काम, ये वाला प्रोजेक्ट तो बनाऊंगा, मैं ये वाला प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो ऐसे ही जो है ना वो लिनस टॉरवल्ड के जहन में आइडिया आया कि एक प्रॉपर ओपन सोर्स कर्नल होना चाहिए, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करते हुए क्या किया जा सके, जिसका इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर कम्युनिकेशन की जा सके हार्डवेयर से, और हार्डवेयर के अंदर डेटा को स्टोर किया जा सके, रिट्राइव किया जा सके, एंड एवरीथिंग अबाउट डेटा। हर एक चीज़ डेटा से रिलेटेड ही है ना, डॉक्यूमेंट्स हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ अदर स्टफ्स एज वेल। तो इन्होंने अपना प्रोजेक्ट बना लिया और उसके बाद जो है वो हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही अपने प्रोफेसर्स को दिखाया, अपने टीचर्स को दिखाया, एंड इट जस्ट गॉट एक्सप्लोडेड। लाइक इतना जो है वो फेमस हो गया वो प्रोजेक्ट कि everyone in the university want to use this type of system, ठीक है। अच्छा जी, तो बैकबोन जो है ना वो क्रिएट हो गई इंटरनेट की बैकबोन क्रिएट हो गई, ठीक है, लिनक्स का इस्तेमाल करते हुए। एंड आज जो है वो हम देख रहे हैं, आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है ना, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है
तो ये एंड्रॉयड मोबाइल फोन जो है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है? किस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है? लिनक्स का। लिनक्स जो है ना वो ओपन सोर्स है। तो लिनक्स की खासियत ये है कि कोई भी बंदा लिनक्स टॉरवर्ल्ड की गिटहब रिपोजिटरी पर जाए, प्रोजेक्ट को क्लोन मारे और अपने हिसाब किताब से जो है ना वो चीज़ों को मैनेज कर ले। तो एंड्रॉयड ने क्या किया? अच्छा, एंड्रॉयड किसकी प्रोडक्ट है ये? एंड्रॉयड को किसने बनाया? गूगल ने। तो गूगल ने क्या किया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, उसके अंदर जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ चीज़ों को मॉडिफाई किया होगा, एट द एंड वो हमारे पास इतना कंफर्टेबल हो गया कि हम इस मोबाइल फ़ोन के अंदर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंपल एज दैट यूज़ कर लेते हैं। तो 3 बिलियन एक्टिव डिवाइसेस, एक्टिव मोबाइल डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड और आर यूज्ड जस्ट विद द हेल्प ऑफ लिनक्स टॉरवर्ल्ड्स वर्क विच इज लिनक्स। अच्छा जी, तो अब ये तो हम बात कर रहे थे सिर्फ मोबाइल फ़ोन की। आपके कंप्यूटर्स ले लें, आपके सर्वर ले लें। अच्छा, आप लोगों ने ना अभी शायद अंडरस्टैंड नहीं किया सर्वर की पावर को ना। अभी तक हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भाई कोई कंप्यूटर है किसी जगह पर पड़ा हुआ है और उसके अंदर डेटा को स्टोर हो रहा है, एनीथिंग लाइक दैट। एंड मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि सर्वर जो है वो क्या से क्या कर सकते हैं। अभी खैर मैं बताऊंगा नहीं। यहीं पर कराची में एक फैक्ट्री है, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है, एक टेक्सटाइल पूरी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। दे इनवाइटेड अस। तो मैं और अली भाई को शायद आप जानते होंगे, मेरे को फाउंडर हैं। हमने अभी रिसेंटली जो है वो कंपनी स्टार्ट की है सेफॉक के नाम से ना। तो खैर उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हमें इनवाइट किया, मैं और अली हम दोनों गए और हमने जाकर जो है वो उनका सेटअप देखा। इतनी बड़ी टेक्सटाइल, मतलब मैंने टेक्सटाइल का पूरा प्रोसीजर देखा, लाइक लिटरली कि कॉटन जो है ना वो कहाँ से, कॉटन से लेकर पूरा कपड़ा बनने तक इतना बड़ा जो है वो काम होता है। और ये जो टेक्सटाइल का काम है ये दुनिया में, मतलब पाकिस्तान से जो दुनिया के ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, आइकिया हो गया, ठीक है, और इसके साथ साथ ये जितने भी दुनिया के बड़े ब्रांड्स हैं ये चीप लेबर में काम करवाते हैं। चीप लेबर से यहाँ पे काम करवाते हैं, सस्ते में यहाँ पे काम करवाते हैं, क्वालिटी एक नंबर रखवाते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो हम जो मैनेजर था हमारे साथ उसने हमें बताया, खैर मैं ये बात थोड़ी सी दूर हो गई है दूर होती जा रही है, बट मैं आपको जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ। उस मैनेजर ने बात बताई, एक बेडशीट दिखाई उसने ना, उसने बोला यार ये देखें ये एक बेडशीट है, बोला गैस करें कि ये कितने की बनी होगी। तो वो बेडशीट कोई लोकल बेडशीट नहीं थी, इट वाज सुपर डुपर अमेजिंग, इट वाज बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो उसने बताया कि जो इसकी एक्चुअल वर्थ है जो यहाँ पर हमें पड़ी है वो प्रोबेबली $500 है। वो प्रोबेबली कितनी है? $500। इट वाज क्वाइट, बेडशीट यूजुअली $500 की नहीं होती। और उसने बताया कि ये जो ब्रांड है जिसकी हमने ये बेडशीट बनाई है ये बेचेगा कितने में से? $8,000 जो है ना वो उसका फिक्स प्राइस है। उसने दिखाया इवन हमें लाइव, एंड आई वाज डैम शॉक्ड कि जो दुनिया की बड़ी कंपनीज होती हैं वो कैसे जो है वो यहाँ से काम करवाते हैं। खैर मैं बता ही रहा था कि हम फैक्ट्री में गए, हमने सारा विजिट कर लिया। उसके बाद फिर हमारा जो मेन काम था वो काम था IT डिपार्टमेंट में। तो हम उनके गए IT डिपार्टमेंट में, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बिग सर्वर्स। मैंने असली जो है वो बड़े बड़े सर्वर्स देखे। और जो बंदा था वहाँ पर जिसने हमें, मतलब जो वहाँ पर IT का आर्किटेक्ट था, नादरा, जब नादरा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ ना तो वो नादरा वाली, उसने टीम का भी नाम बताया कि जब नादरा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने नादरा वाले सिस्टम के ऊपर काम किया था। फिर इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उसे जो है वो हायर कर लिया, ही इज लीडिंग दैट पार्ट देयर। तो मैंने देखा इतने बड़े बड़े और इतने ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हैं ना, बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं। लाइक शायद आपने देखा ना बड़े बड़े वो रैक्स और मशीन्स पड़ी हुई हैं और उसके अंदर भाई अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पता नहीं कितना डेटा जो है वो मौजूद है। और फिर आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो विद द ब्यूटी ऑफ दिस स्क्रीन। आप इस स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हो। खैर मैं बता ये रहा था, बात को बहुत ही शॉर्ट रखूँगा, कॉम्पैक्ट करूँगा, ख़त्म करूँगा बल्कि जल्दी कि लिनक्स जो है ना वो बुनियाद बन गई इंटरनेट की, ठीक है। एक हॉबी प्रोजेक्ट था लिनक्स टॉरवर्ल्ड का दैट ही हैज़ क्रिएटेड इन हेलसिंकी यूनिवर्सिटी। और फिर आज जो है ना वो लिनक्स हर जगह के ऊपर यूज़ हो रहा है, हर जगह पर। 2024 में एक सीन हुआ कि लिनक्स के सिस्टम में, लिनक्स के कोड बेस में एक स्पेसिफिक जो है वो मालवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश की गई, ठीक है, एक हैकर के जरिए ना। उस
हैकर, मैं आपको एक बड़े ज़बरदस्त वीडियो भेजूंगा, आप सबने वो वीडियो देखनी है, आपको मज़ा आ जाएगा। वो पूरी लिनक्स की और कैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कैसे ये दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और ये सारी जो है वो कैसे काम कर रही होती है, उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जो स्कैम है ये भी बताया हुआ था ना। तो मालवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश की, सिर्फ एक छोटा सा बग, एक छोटा सा बग, एक छोटा सा बग, वो दुनिया की उन इंडस्ट्रीज के कंप्यूटर्स तक पहुंचा दिया गया बाय हैकर्स। आप यकीन नहीं करेंगे कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर एट रिस्क। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं ये भी कहूँगा कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। एवरी सिंगल बैंक दुनिया का, आपको पता है दुनिया की जितनी भी बैंक है वो सभी लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दुनिया की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग, हर एक चीज़, गवर्नमेंट, मिलिट्री, सारी चीज़, हर एक बंदा जो है वो लिनक्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ओपन सोर्स है, फिर वो उठाकर उसे अपडेट मार देते हैं। तो वो छोटा सा बग जो है वो कॉज कर रहा था पूरे के पूरे सिस्टम हैकिंग का। बट खैर अभी जो है वो मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर आप लोग जो है वो हिंदी के सारे टॉपिक से आउट होगा। टॉपिक पर चलते हैं। खैर मैं आपको वो वीडियो भेजूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे जो है वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट पूरे इंटरनेट की बुनियाद बन गया। खैर हम कंटिन्यू कर रहे थे, हम एमसीपी के ऊपर थे और हमने जो है वो हम आर्किटेक्चर को अभी समझ रहे थे और आर्किटेक्चर को प्रोबेबली हमने जो है वो प्रॉपर्ली समझ लिया है। अब इसकी प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। जी नहीं भाई, ओवर टू यू। चले, जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक एआई एप्लीकेशन बनाएंगे, जैसे एक एजेंट बनाते हैं, उसके साथ अगर हमने मल्टीपल एप्लीकेशंस कनेक्ट करनी है जिनको एक्सटर्नल एप्लीकेशंस कहा जाता है, लाइक गिटहब हो सकता है, जीमेल हो सकता है, कैलेंडर हो सकता है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी। तो अगर मुझे उन सब का डेटा चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? अपने एजेंट को क्या बना के दूंगा? टूल्स। क्या बना के दूंगा? टूल्स। तो एक एप्लीकेशन के अंदर गिटहब के पास 50 टूल्स हैं, फर्ज करो, और जीमेल के पास 20, कैलेंडर के पास 10 और ई कॉमर्स के पास 5। तो ये टोटल कितने टूल्स हो गए? 85 टूल्स हैं ये। और इन सब के लिए मुझे एक एक टूल बनाना पड़ेगा एपीआई कॉल के लिए। ऐसा ही है, एक टूल को कॉल करने के लिए एक एपीआई बनानी पड़ेगी। तो इन सबको मिलाऊं, अगर 85 टूल्स को कॉल करना है और मेरे पास कितनी एप्लीकेशंस हैं? 4। 85 टूल्स, तो मुझे कितनी बनानी पड़ेगी ये टूल्स? 340 एक एआई एजेंट के अंदर। तो ये था हमारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल। कि अगर हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करें, एपीआई को कॉल करें, तब हमें इतने सारे टूल्स बनाने पड़ते हैं, इतनी सारी एपीआई कॉल्स करनी पड़ती है। लेकिन एमसीपी के अंदर क्या हुआ? गिटहब ने, जीमेल ने, कैलेंडर ने और ई कॉमर्स ने अपने क्या बना दिए हैं? एमसीपी सर्वर। सबने क्या बना दिए? अपने अपने एमसीपी सर्वर। जितने भी टूल्स थे उनके एमसीपी सर्वर के अंदर मौजूद है। हमें क्या करना है? अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक अदर एमसीपी क्लाइंट बनाना है। क्या बनाना है? एमसीपी क्लाइंट। अब गिटहब से कनेक्ट करना है तो गिटहब की एक छोटी सी लाइन आती है, वो हमने कनेक्ट करनी है, कमांड्स कहते हैं हम उसको। उसके अंदर हमें उसका टोकन भी प्रोवाइड करना है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, जीमेल की भी जो है ना इसी तरह से आएगी। और ये 4 चीज़ें हमें सिर्फ 4 लाइन्स के अंदर इसके अंदर एमसीपी क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। और ये इन चारों एप्लीकेशंस के 85 टूल्स को एक्सेस कर सकता है थ्रू एमसीपी। तो ये हमारे एमसीपी का पावर है। अच्छा, अब करेंगे कैसे? क्योंकि मैं अब थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, वैसे ही हमारा टाइम बहुत कम है, तो हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक यूवी का पैकेज बनाएंगे, देन उसके अंदर हम लोग अपना एक एआई एजेंट बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यूवी का पैकेज बनाना है, एमसीपी। भाई जैसे हम लोग पैकेज इनिशिएट करते हैं, यूवी इनिट, इस पर लोड करता हूँ, क्योंकि फोल्डर मैंने ऑलरेडी बना रखा है। और इसको हम लोग ओपन कर देते हैं अपना VS कोड के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ कि
जो हमारे पास एमसीपी की डॉक्यूमेंटेशन है, अगर इस एमसीपी की डॉक्यूमेंटेशन को आप फॉलो करेंगे तो इसके अंदर कोड करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप इसका आर्किटेक्चर वगैरह देखेंगे, इसके अंदर सर्वर्स कैसे बनाते हैं, तो इसका कोड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको जो है ना वो चीज़ें याद करते करते टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो एक एमसीपी फास्ट नाम से फास्ट एमसीपी नाम से एक अदद वेबसाइट है। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने एमसीपी का एक अदद रेपर बनाया कि आप शॉर्ट कोड के अंदर एमसीपी सर्वर बना सकते हैं और एमसीपी क्लाइंट बना सकते हैं बगैर किसी कॉम्प्लेक्स कोड को लिखे, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सिंपल है। अगर आप इंस्टॉलेशन पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर पिक इंस्टॉल फास्ट एमसीपी, अगर यूवी का यूज़ कर रहे हैं तो फास्ट एमसीपी सिंपल। तो हम जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है, UV8, एक तो OpenAI एजेंट्स, ठीक है, OpenAI एजेंट्स। ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब ने ये की हुई है, ऐसा ही है। और फास्ट एमसीपी, ऐसा ही था, फास्ट एमसीपी। अगर मैं अपना टेबल फाइल के अंदर जाऊं और यहाँ पर देखूँ तो ये दो चीज़ें मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है। कौन कौन सी, एक OpenAI एजेंट्स जो हमारी SDK है वो, और दूसरा फास्ट एमसीपी जो कि एक रेपर है हमारे एमसीपी सर्वर के ऊपर। इसके थ्रू हम लोग जो है ना आसान कोड के साथ एमसीपी सर्वर्स और क्लाइंट्स बना सकते हैं, ठीक है। कुछ बड़ा काम नहीं किया, एक पैकेज इंस्टॉल किया, ठीक है, इनिशिएट किया है, बल्कि उसके अंदर 2 पैकेज इंस्टॉल किए अभी के लिए बस। अच्छा, अब कौन बताएगा कि मुझे एजेंट्स कैसे बनाने हैं? कोड याद है? किसको याद है? आप पूरा याद है? और कोई 2 बंदे? आप लोग तो हमारे एक्सेल करा देंगे कैसे पता चलेगा एजेंट्स बनाए। खैर कोई मसला नहीं है, मुझे पता था, तो इसलिए मैंने एक अदद गिटहब की रिपोजिटरी आप लोगों के लिए रेडी रखी है ताकि वहाँ से आप लोग कोड देख लें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना हम लोग बना सकते हैं सिंपल, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन टाइम बहुत कम है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता है आप लोग हाथ से कोड तो लिखने वाले नहीं हैं, ऐसा ही है। कोई हाथ से लिखता है कोड? अभी भी नहीं लिखता। क्या यूज़ करते हैं? लोड कोड यूज़ करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि दौर ही ऐसा है। वाइब कोडिंग का दौर चल रहा है और हम लोग जो है ना वही कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने जो है ना 2 घंटे पहले ही एक रिपोजिटरी आप लोगों के लिए कुछ की है। इसके अंदर अगर आप लोग आएंगे तो सिंपल हमारे पास एजेंट की फाइल है। सिर्फ मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट मैं सिंपल कोड कुछ कर उठाऊँगा यहाँ से ताकि आप लोगों को नज़र है, ठीक है। ये चीज़ें मैं इंपोर्ट ले लेता हूँ। हमारे पास मेन की फाइल है, उसको उड़ा दिया और इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंपोर्ट किया हमने, ASIC.io, ठीक है, और हमने OS को इंपोर्ट किया है, एजेंट से एजेंट को और रनर को इंपोर्ट किया है। एजेंट हम लोग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, रनर उसको रन करने के लिए। दूसरा हमने एजेंट्स से .mcp निकाला, ठीक है। एजेंट्स.mcp से क्या लिया हमने, MCP सर्वर STDIO। इसका क्या मतलब है कि ये स्टैंडर्ड है इनपुट और आउटपुट का। इसकी जो है ना ये 3 किस्म के हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड। एक हमारा ये है MCP सर्वर STDIO। ये किसमें यूज़ होता है, जब हम लोग लोकल मशीन पे काम कर रहे हैं, सही है। जब हम लोकल मशीन पे काम कर रहे हैं तब हम ये यूज़ करेंगे। अगर आप लोग किसी डिप्लॉयड एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हैं तो हम लोग HTTPX यूज़ करेंगे। उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन मैंने बना के रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा अगर हम लोग कोई रियल टाइम कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, लाइक चैट्स जो है ना हमारे पास कम्युनिकेट करनी होती है, जैसे व्हाट्सअप चल रहा होता है, तो ये किसके थ्रू हो रहा होता है, वेब सॉकेट के थ्रू, ठीक है। तो वेब सॉकेट के थ्रू भी हम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते, मतलब बना सकते हैं। ये हमारे MCP के अंदर मौजूद है। तीसरा हमने .env जो कि है हम लोग जिसके अंदर अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स रखेंगे। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के लिए मैं यहाँ पर .env लगा लेता हूँ।
लास्ट में मुझे याद दिलाना कि इसके अंदर मैं स्क्रीन बंद करके अपनी एपीआई की जाती हूँ, ठीक है? कोई देख ना लेना, मसला नहीं है। अच्छा, सबसे पहले अब हम करेंगे क्या, हम लोग सिंपल एक एजेंट बनाएंगे सबसे पहले। उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं मेन का, इसको ज़्यादा पता है, ये सारा कुछ बता देते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करना है, एक मेन हमने फंक्शन बनाया ताकि इस फंक्शन को कॉल करके हम अपने एजेंट को रन करेंगे। सबको कोड भूल गया है लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हुआ जाता हूँ। एक एजेंट बनाते हैं जो कि हमारे पास, और एजेंट इसके अंदर हमारे पास नेम होता है और हमारे पास क्या होती है, इसकी इंस्ट्रक्शंस होती है। इंस्ट्रक्शंस, यू आर अ एजेंट दैट कम्युनिकेट विद एन एमसीपी सर्वर विया STDIANO वगैरह वगैरह। अच्छा, ये हमारा सिंपल एक एजेंट है। उसके बाद हम लोगों ने इसको क्या करना होता है, रन। तो उसके लिए हम लोग इसको रन करते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट रनर डॉट रन। और यहाँ पर हम लोग देते हैं इसको इनपुट, ऐसा ही है क्या, गलत कर रहा हूँ मैं? ठीक है, सिंपल हमने एक एजेंट बनाया है जिसको नेम दिया है, इंस्ट्रक्शन दी है और रिजल्ट हमने लिया है उसका। अब उसके बाद इसका रिजल्ट जो होता है हमारे पास प्रिंट के अंदर लेंगे। रिजल्ट और फाइनल आउटपुट, ठीक है? इसी तरह से एजेंट बनाते हैं ना, भूल तो नहीं गए, कोई बोल ही नहीं रहा, सही है? ये एक सिंपल एजेंट हमने बना दिया। अब इसको रन कर लें, कैसे करते हैं? ठीक है, ओके, पक्की बात है। अच्छा, वो कहानी एक सेकंड के लिए सिर्फ मैं API की जान दूँ अपनी डॉक्यूमेंट टाइप करूँ। ठीक है, मैंने अपनी API की इसके अंदर डाल दी। अब अगर हम इसको रन करें तो रन कैसे करते थे, UV रन
फाइल का नाम क्या है? मेन डॉट फाइल। दो कीज मैंने इसके अंदर डाली है। फिलहाल के लिए एक एपीआई की यूज होगी, कौन सी? ओपन की। ठीक है, तो ये कह रहा है रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है? रिजल्ट इनको आ रही है हेलो आई एम नॉट रेडी टू असिस्ट यू, मतलब कि हमारा सिंपल एजेंट बन गया है। ठीक है, ऐसे ही काम करते थे। यहाँ पर कोई नई चीज़ की है मैंने? नहीं। इसी तरह से एक पैकेज बनाते थे, हमने एपीआई की प्रोवाइड की है, एजेंट बनाया, सिंपल। इसके अलावा हमने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया। अब करना क्या है? जैसे मैंने बताया कि हम लोग अगर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो उसने अपना एमसीपी सर्वर बना रखा है। हम लोगों ने क्या बनाना है? क्लाइंट, एमसीपी क्लाइंट बनाना है। अब चाहे तो अगर हम किसी बड़ी एप्लीकेशन पर काम कर रहे होते हैं ना, हम क्या करते हैं? अपना सर्वर भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम अपना सर्वर भी बनाते हैं। लेकिन अभी हम किसी एग्जिस्टिंग सर्वर को यूज़ करेंगे जो पहले ही बना हुआ है। हम अपने सर्वर पर नहीं जा रहे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अभी हम क्या करेंगे? एक क्लाइंट बनाएंगे अपनी तरफ से और किसी थर्ड पार्टी सर्वर को यूज़ करेंगे। कौन सा सर्वर यूज़ करेंगे? गिटहब, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि गिटहब को यूज़ करते हैं। उसकी जो है ना वो चीज़ें आसान है, हर किसी ने उसको एक्सप्लोर कर रखा है, पता है उसके अंदर रिपोजिटरीज होती हैं, कमेंट्स होते हैं, ब्रांचेस बनती है। तो हम एमसीपी सर्वर यूज़ करते हैं, किसका? गिटहब का। ठीक है, अब उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसके लिए गिटहब का सर्वर देखना है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपने कोड के अंदर। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। जो हमने ये MCP सर्वर stdio इंपोर्ट किया है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं? एक अदद सर्वर बनाते हैं। इसको हम लोग एसिंक्रोनस, तो ये होता ही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखेंगे कि हमने क्या लगाया है? विथ लगाया है। क्या लगाया है? विथ लगाया है। क्यों लगाया है? कौन बताएगा? ऑटो क्लोज के लिए, कि ये सर्वर कनेक्ट भी हो और ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट भी हो जाए। जब भी हम लोग कोई फाइल यहाँ से रीड करवाते हैं अपने पाइथन कोड से, तो वो उसको ओपन करती है। अगर हम उसको क्लोज नहीं करते तो हमारे लिए मसला हो जाता है। ये क्या करेगा? ये उसको ओपन भी करेगा और क्लोज भी करेगा, कनेक्ट भी करेगा, डिस्कनेक्ट भी करेगा। तो कुछ भी नहीं किया हमने, बस यही सिंपल विथ लगाया है। और ये पैरम्स जो है ना आपको ऑलरेडी मिलते हैं। जो भी सर्वर आप यूज़ करेंगे, ये पैरम्स की फाइल, ये जो कोड है, ये आपको उस सर्वर पे मिलेगा। हमने कुछ भी नहीं किया। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने यहाँ पर एजेंट बनाया था। ठीक है, हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एसिंग, ठीक है, और विथ जो हमने यहाँ से ये लिया है MCP सर्वर stdio, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? अपने पैरम्स देंगे। ठीक है, अब वो पैरम्स कहाँ से आएंगे? जैसे मैंने बताया, हर एप्लीकेशन ने अपना एक सर्वर बना रखा है। तकरीबन ज़्यादातर मतलब चीज़ों ने बना रखा है। क्यों? क्योंकि अभी 2024 में MCP सर्वर आया। तो जिस एप्लीकेशन को फास्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी, ज़्यादा कोड ना लिखे, तो उन लोगों ने अपना MCP सर्वर बनाया। तो गिटहब तो है ही बड़ी एप्लीकेशन, तो इन लोगों ने क्या किया? अपना सर्वर बनाया। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सर्वर है। मैं यहाँ पर लिखूँगा MCP सर्वर्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो गिटहब पर हमारी एक रेपो आ रही होती है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर। यहाँ पर लिखे हुए हैं सर्वर सारे। तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो नीचे आपने आना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो मेन चीज़ें होती हैं ना, तकरीबन मेन एप्लीकेशन, वहाँ के सर्वर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये हमारे पास AWS का मिल रहा है, ब्रेव सर्च, एवरआर्ट, गिटहब। ठीक है, गूगल ड्राइव का, गूगल मैप्स का, PostgreSQL का, पपीटेर नाम से, Redis, Sentry, Slate, SQLite। ठीक है, तो हमने किसका यूज़ करना है? गिटहब का। तो मैंने गिटहब के सर्वर पे क्लिक किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास गिटहब का MCP सर्वर दिख रहा है, गिटहब MCP सर्वर। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसके अंदर फीचर्स लिखे हुए हैं, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन है, आप रीड करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि इन लोगों ने अपने टूल्स बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? टूल। तो कौन कौन से टूल्स हैं? फर्स्ट पर है क्रिएट और अपडेट फाइल। ठीक है, उसके अंदर जो चीज़ें हम लोग इनपुट दे सकते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं।
पुश फाइल्स का एक टूल बना रखा है, सर्च रिपोजिटरीज का बना रखा है, क्रिएट रिपोजिटरीज का बना रखा है, गेट फाइल्स कंटेंट वगैरह XYZ सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर मौजूद है। जैसे मैंने बताया 50+ इसके टूल्स हो सकते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे टूल्स हैं इसके। अच्छा, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर हमें जो मैंने बताया कमांड्स हमें इसकी यहाँ पर मिलती है। एक तो ये डॉकर की है, ठीक है, तो अगर आपने डॉकर के अंदर करना है तो ये उसकी है। दूसरा हमारे पास npx के साथ है नोट पैकेज एग्जीक्यूटर, तो ये डायरेक्ट हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कमांड्स, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स है, और उसके अंदर हमारे पास env की जो है ना उसकी एक टोकन के लिए भी उन लोगों ने एक की बना रखी है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देना होता है, इसके अंदर उसका टोकन देना होता है। टोकन कहाँ से जनरेट होगा, इसी से जनरेट होगा। सबसे पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं, इसको कॉपी किया, हम लोग आ गए यहाँ पे पैरम्स नाम का हमने पैरामीटर देना है, इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू देंगे और वहाँ पर उसके अंदर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। पैरम्स MCP सर्वर stdio के अंदर पैरम्स नाम का मैंने एक पैरामीटर दिया है और सॉरी आर्ग्यूमेंट दिया है, और उसके अंदर हमने कमांड्स लिखी है, मतलब कमांड्स हमें वहीं से मिली, जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किए। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर उसका टोकन देना होता है, ताकि उसको पता चले कि किस स्पेसिफिक अकाउंट से उसने कम्युनिकेट करनी है, किस स्पेसिफिक अकाउंट को चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो नीचे होगा हमारे पास सेटिंग, नजर आ रही है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आ जाए तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे बिल्कुल एंड में हमारे पास ऑप्शन है डेवलपर सेटिंग्स, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे और उसके बाद हमारे पास होता है न्यू डेटाबेस, नहीं ये रहा पर्सनल एक्सेस टोकन। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ये टोकन लेना है अपने क्लास से, और यहाँ से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ से आपके पास क्रिएट का ऑप्शन आएगा, आपने जस्ट क्रिएट करना है और आपने उसके डेट सेलेक्ट करने में कितने दिन के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, और वो आपको टोकन क्रिएट करके दे देगा। तो बस आपने उसको कॉपी करना है, लेकिन ये वन टाइम मिलता है, आपने बस कॉपी करना है। आपने इसको डिलीट कर सकते हो, दोबारा देख नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ से आपने वो टोकन कॉपी करना है और डायरेक्टली यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। हम यहाँ से इस तरह से इसको नहीं करते, हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि os.get env गिटहब पर्सनल टोकन लेंगे, गिटहब टोकन गिटहब, ठीक है। ये हमारे पास गिटहब टोकन है, और हम लोग यहाँ पर लगाएंगे प्रिंट MCP सर्वर स्टार्टिंग या कनेक्टेड, ठीक है। अब ये हमने कुछ ही बस एक छोटा सा काम किया है, पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पर क्या चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये ठीक है, इसको कुछ तो हमने सिंपल एक अदद काम किया है और कुछ भी नहीं किया। अब मैं दोबारा शुरू से आता हूँ, सिर्फ एक पैकेज बनाया यूवी का, ठीक है। उसके अंदर हमने 2 पैकेज इंस्टॉल किए, कौन कौन सा, एक OpenAI एजेंट्स का जो कि हम थर्ड पार्टी के अंदर करते हुए आए, सबको रटा हुआ हो गया। तीसरी चीज़ हमने क्या की है कि हमने एक और पैकेज लिया है फास्ट MCP का, फास्ट MCP हमने उसके अंदर इंस्टॉल किया। अब इन 2 पैकेजेस के बाद हमने सिंपल एक एजेंट बनाया जो कि हमारे क्लाउड पर आंसर करेगा, और देन हमने उसके लिए एक MCP क्लाइंट बनाया। तो क्लाइंट बनाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ agents.mcp से हमने इंपोर्ट किया है, जिसको MCP सर्वर MCP सर्वर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। और उसको यहाँ पर हमने यूज़ किया। एसिक्योरनेस का विथ हमने क्यों लगाया, मैंने बता दिया कि इसको वापस क्लोज करने के लिए भी। और यहाँ पर हमने इसके अंदर पैरम्स दिए हैं, पैरम्स के अंदर जो हमने कमांड्स डाली है, ये कमांड्स हमें कहाँ से मिली, सर्वर से। जो भी सर्वर हम लोग थर्ड पार्टी यूज़ करेंगे उसकी कमांड्स हमें वहाँ से मिलेंगी, तो टोकन आपने जनरेट करवाना है खुद से, ठीक है। तो अब ज़रा इसको बात करके लेते हैं, ये हेलो ही करेगा तो हम लोग से कुछ से पूछना क्या है, हम इससे पूछते हैं हाउ मेनी रिपोजिटरी do you have any right to
और इसके अंदर हम लोग इसको अपना एक यूज़र नेम दे दूँगा मैं इसको, ताकि ये कंफ्यूज हो। ठीक है, अच्छा अब हम इसको रन करते हैं। हमने जब प्रॉम्प्ट चेंज किया वो कुछ नहीं है। MCP सर्वर स्टार्टेड, ठीक है, यहाँ पर मुझे कनेक्टिंग लिखना था ताकि पता चले कि MCP सर्वर कनेक्ट हो चुका है। अब ये कह रहा है काउंटिंग द आइटम रिजल्ट जैसे मैंने गिव द नंबर ऑफ रिपोर्ट इफ यू मीन एन MCP कमांड प्लीज क्लेरिफाई एन MCP हैज GitHub integration or specify the repository you are you are an agent that communicates with MCP server which is you are a personal email assistant ठीक है, इसको MCP सर्वर भी नहीं दिया हुआ हमने सिर्फ बनाया है। MCP सर्वर सिर्फ बनाया था लेकिन उसको हमने दिया नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये MCP सर्वर बनाया है और यहाँ पर हमें लिखना होता है एज MCP सर्वर, ठीक है। इसको हमने नाम दिया है। अब ये नाम हमने किसको देना होता है? एजेंट को। जहाँ पर हम इसको टूल्स प्रोवाइड करते थे वहाँ पर हम उसको सर्वर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग उसको टूल्स प्रोवाइड करते थे। सन्नाटा क्यों छा गया है? नई चीज़ है। MCP सर्वर हमने उसको प्रोवाइड कर दिया। अब हम उसको दोबारा से पूछते हैं। अब रन करते हैं। एरर आ गया कहीं। रनर के अंदर यहाँ पर हम लोग एसिंक्रोन करते थे या सिंक्रोन, कुछ इस तरह से ऐसा ही था। रन सिंक पति बात है, सिंक कर लेते हैं यार, ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है। ये हमारे पास है रिजल्ट रनर डॉट रन है। अब एक मिनट, ऐसे ही। अच्छा एक और चीज़ रहेगी इसके अंदर, जो हमने ये MCP सर्वर बनाया है ना, तो ये एजेंट हमने इसके अंदर ऐड करना है। मतलब इंडेंटेशन का मसला है, हमने एजेंट को इसके अंदर करना है यहाँ पर, ठीक है। अब सही है। MCP सर्वर स्टार्टेड। रिजल्ट यू हैव टोटल 87 रिपोर्ट्स। मेरा नाम भी आ रहा है और उसके अंदर 87 रिपोर्ट्स है, वो भी बताया। पता ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये 87 रिपोर्ट्स आप लोग वैसे भी जाकर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लगाता, ये जाकर GitHub पे सर्च करके बताता इस यूजर नेम पर इतनी रिपोर्ट्स है, लेकिन ये एक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रहा। कोई टूल्स स्पेसिफिक जैसे क्रिएट रिपोर्ट्स कोड वगैरह को नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, इससे एक रिपोर्ट क्रिएट करवा कर देखते हैं। तो पहले मैं अपने GitHub पे जाकर आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं है। सबसे पहले GIC संडे की हमारे पास एक रिपोर्ट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने जस्ट प्रॉम्प्ट को चेंज करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। क्रिएट अ टेस्ट रेपो इन माय GitHub अकाउंट, ठीक है। MCP सर्वर स्टार्टेड।
तो ये देखिए, ये कह रहा है कि मैंने उन्होंने रिपोजिटरी क्रिएट कर दी है, डिस्क्रिप्शन उसकी छोटी सी लिख दी है और यूआरएल उसकी ये है। हम लोग जरा वेरीफाई करते हैं कि वाकई लिखी है नहीं। नजर आ रही है टेस्ट रेपो। उन्होंने मेरे गिटहब के ऊपर एक अदर टेस्ट रेपो क्रिएट कर दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, तो हाँ, हम इसके अंदर एक रीडिंग के बजाय कैलकुलेटर लिखवा लेते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से आगे दिखाता हूँ करके। हाँ, हो सकती है, मैं इसको डिलीट करूँगा यार, मेरी मर्जी। हो सकती है, बता तो रहा हूँ सारे फीचर्स। जब भी कोई आप रेपोजिटरी वगैरह डिलीट करते हैं तो ये आपसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रेपो डिलीट हो चुकी है, तो हम इसको क्लियर करते हैं और अगेन इससे कहते हैं क्रिएट अ टेस्ट रेपो इन माय गिटहब अकाउंट एंड नर्सरी में क्या लिखें, क्या बनवाना योर टास्क इज टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर CLI एप्लीकेशन कैलकुलेटर एक नहीं तो वो पॉइंट रेपो की रेपो पे जाएगा ना। सिंपल create a test repo in my GitHub account and your task is to create a simple calculator in Python. अब रन करते हैं। MCP सर्वर स्टार्टिंग। टूल्स इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, हाँ, मतलब देखें, आपने एक क्लाउड कोड यूज करते हैं ना। हाँ, सही है। सिंपल लॉजिक है, बहुत ही क्लियर है कि आपका एजेंट जो है वो कोड क्रिएट कर रहा है, फाइल क्रिएट करी और उस फाइल के अंदर कोड इसके अंदर पुट कर पुश कर दिया। हाँ, अगर मैं इसे जो है वो अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करता, अपने सिस्टम के MCP के साथ कनेक्ट करता, फॉर एग्जांपल मैं एक लोकल MCP बनाता जो मेरी फाइल सिस्टम के साथ कनेक्ट होगी, फिर वो फाइल क्रिएट करता और फिर मैं उसे कहता कि भाई वो वाली फाइल आपके ढक्के पर पब्लिश कर दो। बट मैं तो इसे डायरेक्ट कह रहा हूँ ना कि भाई आप एक रेपोजिटरी बनाओ, तो रेपोजिटरी बन गई। अब बनने के बाद उसके अंदर ये पहले कोड लोकल ही जनरेट कर रहा है, ठीक है, यानी आपके इस सिस्टम के अंदर ही कोड जनरेट हो रहा है, बट वो हम अपने सिस्टम में कहीं सेव नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट उसे जो है वो रेपो के अंदर पुश मार रहे हैं। अभी यहाँ पर सरनेम जरा खोलिएगा, क्रिएट हो गई होगी, आपको एक कमिट मैसेज भी नजर आएगा। रेपोजिटरी, अच्छा रेपोजिटरी, इस रेपो का अबाउट देखें जरा, एक मिनट सर, अबाउट देखें। रेपोजिटरी फॉर अ सिंपल पाइथन कैलकुलेटर ऐप क्रिएटेड बाय AI असिस्टेंट, देख रहे हैं, ये थी कस्टम इंस्ट्रक्शन जो दी हुई थी, उसके हिसाब किताब से इसने बना दी। कैलकुलेटर.py की फाइल बन गई, ये जी सिस्टम में नहीं है, ये डायरेक्ट जो है वो इसने वहीं पर गिटहब के ऊपर ही क्रिएट करी और ये हमारे पास कैलकुलेटर कोड आ गया। सर इसे ज़रा कॉपी करके अपने सिस्टम में चलाएं, देखें चल भी रहा है या ऐसे ही इसने बना दिया। कैलकुलेटर.py की फाइल बनाएं, इसको कहें, हाँ सर ये कहें कि इस रेपो को क्लोन मारें, इसको क्लोन करें और इसे फाइल पाथ देंगे। प्रॉम्प्ट तो खैर हमें देना पड़ेगा इतना, है ना। ये क्लोज कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर प्रॉम्प्ट दें, आई वांट यू टू लुक एट माय गिटहब, look at my GitHub and clone the repository, clone the following repository,
फॉलोइंग रिपोजिटरी, और यहाँ पर रेपो की लिंक दे दें, सिंपल एज दैट। अच्छा, अब जो है ना वो हम इसे कहाँ पर क्लोन कर रहे होंगे? आई वॉन्ट यू टू क्लोन द फॉलोइंग रेपो। जी, पाथ नेम दे देना बस इसे, क्लोन इट इन द रूट ऑफ दिस फोल्डर, रूट ऑफ दिस फोल्डर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी इनको पहले दिखा दें कि सर कैलकुलेटर डॉट पी आई की कोई फाइल नहीं है, देखते हैं। अभी तक तो नहीं है। जी, इसे क्लोज कर दूँगी, अभी तक तो नहीं है। चलाएं। क्लोन करने के लिए वी नीड गेट इनसाइड आवर सिस्टम। एक्सपेक्टेड जो है वो हमारे पास आउटपुट नहीं है। क्या कह रहे हैं सर ये? टू प्रोसेस शुड आई क्लोन द एंटायर रिपोजिटरी टेस्ट रेपो क्रिएटेड बाय नई, और डू यू वांट टू ओनली कॉपी द सिंगल फाइल कैलकुलेटर डॉट पी वाई इनटू योर फोल्डर। हमसे पूछ रहा है। अच्छा सर जी, इसको पता है कि भाई वहाँ पर जो है वो कोई स्पेसिफिक फाइल मौजूद है, तो यहाँ पर जो है वो आप इसे कहें कि जी, हम अगर वाइल लूप में से रख देते हैं ना तो हमारी कन्वर्सेशन इसी पे आएगी। खैर, गेट सिंपली पुल द फाइल कैलकुलेटर डॉट पी वाई। कैलकुलेटर डॉट पी वाई सेव करें, सेव चलाएं। अच्छा जी, तो कोड ले आया ये, ठीक है। अब सर ज़रा देखें कैलकुलेटर डॉट पी वाई की फाइल रूट। एक मिनट ज़रा ये देखें इसका आउटपुट क्या है। आउटपुट पढ़ें, आउटपुट पढ़ें, ऊपर से पढ़ते हुए हैं जी। आउटपुट पढ़ें, क्या कह रहे हैं? द फाइल फ्रॉम योर प्रोवाइडेड रिपोजिटरी हैव बीन इज ऑलरेडी क्लोन्ड इन द करंट फोल्डर। क्लियर है भाई? हियर इज द कंटेंट ऑफ कैलकुलेटर डॉट पी वाई। आपने क्लोन तो की नहीं, ये देखें डॉट नीचे करें आप। इफ़ यू वांट आई कैन सेव दिस फाइल इनटू योर लोकल रिपोजिटरी एज कैलकुलेटर। सही है, सही है, सही है। तो इसे पूरा एडवांस प्रॉम्प्ट बनाकर देना पड़ेगा। देख लें भाई, ये कोड तो ले आया है। अब इसे हमने सिंपल कहना है कि फाइल के अंदर सेव कर लें, और सर इसे बस अभी आप ये कहें कि आप एक रीडमी बनाएं इस फाइल के अंदर, जिसके अंदर कैलकुलेटर डॉट पी वाई की टेक्निकल डिटेल्स हों। यहाँ पर नहीं सर, सीधा गिटहब के ऊपर थोड़ा प्रॉम्प्ट चेंज करते हैं सिंपल जी। सिंपल प्रॉम्प्ट में लिखें कि आई वांट यू टू क्रिएट अ, बल्कि बस ये लिखते हैं क्रिएट अ रीडमी फाइल विद द डिटेल्स ऑफ कैलकुलेटर डॉट पी वाई एंड पुश इट टू द गिटहब। देखिए पुश कर रहा है तो पुल भी कर सकता है जी। क्रिएट अ रीडमी फाइल, रीडमी डॉट एम पी फाइल with the details of calculator.py, with the details of calculator.py inside। अब repository details भी नहीं होंगी क्योंकि अभी इसको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ पर पुश करनी है। inside रेपो की लिंक दे दें सर, रेपो की लिंक दे दी, ठीक है। with the details आपने पुट कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप इसे सेव करें। कैलकुलेटर डॉट पी वाई को हटा दें। हाँ सही कह रहे हैं, चलाएं। खैर चलाएं, एक मिनट ये तो चलाएं। रीडमी फाइल विद डिटेल्स देखें तो सही है, रीडमी क्रिएट कर रहा है, प्रॉपर नहीं कर रहा। जब फाइल क्रिएट कर रहा है, कमिट मार रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वो भी क्रिएट। कैलकुलेटर डॉट पी वाई देने का मकसद ये है कि उस फाइल का स्पेसिफिक कॉन्टेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन। जी जी जी, तो ये जो है वो रीडमी का कॉन्टेंट है, ठीक है। आप सर वहाँ पे ज़रा जाएँ। वुड यू लाइक टू सेव दिस रीडमी डॉट एम डी इन योर रिपोजिटरी। अभी इसने सेव नहीं की, लास्ट में कहें इसे। अब ये देखें सेशन जो है ना वो सेशन बरकरार नहीं है। यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं चाहिए कि हमें वाइल लूप लगाना चाहिए, और उस वाइल लूप के अंदर जो है ना वो हम एक इनपुट का फंक्शन लगाए, और इनपुट के फंक्शन से टर्मिनल के ऊपर इनपुट लें और इसे कहते रहें, और ये सारा काम करता रहेगा। तो फिर वो मेरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री रिटेन रहेगी। बट अभी इसे सिंपल रखते हैं। सर लास्ट में कह दें कि सेव इट एज, इसके अंदर
save it as readme.md. readme से प्रॉपर लिखिएगा, re बड़ा readme.md फाइल इन repository. सेव जी। तो अच्छा, तो ये जस्ट दिखा रहे हैं कि ये बिहाइंड द सीन इसके गिटहब के एमसीपी टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, और ये जो इसने रीड किया कंटेंट, ये यकीनन इसने रिसोर्स का इस्तेमाल किया होगा रीड ऑनली फॉर्मेट में ना। अच्छा जी, क्या एरर आ रही है? ये मुझे लग रहा है कि शायद प्रॉम्प्ट के अंदर कोई तो है। नहीं, प्रॉम्प्ट जो है ना वो थोड़ा सा देना पड़ेगा इन्हें, इसे सही ना, सही तरीके से। ठीक है, नज़र तो आगे कि भाई calculator.py की फाइल सही हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है कि अपना गिटहब का सर्वर कनेक्ट कर लिया है अपने AI एजेंट्स के साथ। अब आप क्या करेंगे कि आपने जो है ना मल्टीपल, जब भी आप कोई अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे AI एप्लीकेशन, तो इस तरह से जिन चीज़ों का आपने यूज़ करना है इसी तरह से उसके सर्वर्स अपने AI एजेंट्स को प्रोवाइड करने, ताकि वो कनेक्ट रहे। अब अगर आप लोग चीज़ें देखें गिटहब की उस रेपो के अंदर जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ी है, आशारिफ भाई उसको जो है ना हमारी वो रेपोजिटरी जो क्लास की उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें जो कि मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ लिख दी है ताकि आप लोगों को आसानी हो। सबसे पहले तो agent.py की फाइल है, इंस्टॉलेशन से लेके हर चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है कि क्या करेगा, किस तरह से चलेगा हर चीज़। ठीक है, इंपोर्ट किया है, अगर क्या चीज़ इंपोर्ट की है, यहाँ पर API चेक कर रहा है तो वो मैंने लिखा है। STDIO क्या करेगा, सर्वर को रन करेगा, कमांड्स क्या होती हैं, ठीक है, एसिंक्रोनस विथ क्या कर रहा है आपके साथ, ये सारी डिटेल्स मैंने जो है ना यहाँ पर आपके लिए ऐड कर दी है। और उसके अलावा आपको मैंने बताया था जेसन RPC के बारे में, रिमोट प्रोसीजर कोड। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर मेंशन है कि किस तरह का उसका फॉर्मेट है, किस तरह से वो जो डेटा है अपना ट्रेवल करके जाता है MCP क्लाइंट से MCP सर्वर तक। उसके अंदर जेसन RPC होता है, इसका 2.0 हमेशा यही रहता है। आईडी होती है, आईडी तो बिल्कुल लाजमी है ताकि जो रिक्वेस्ट हम इनिशिएट कर रहे हैं उसको हमने एक स्पेसिफिक आईडी दी है, जब वो रिटर्न करेगा तो उस स्पेसिफिक आईडी पर ही रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। मेथड हम क्या कर रहे हैं, टूल कॉल कर रहे हैं। उसके अलावा हमने पैरम्स दिए हुए हैं कि भाई जो हमारे पास टूल है वो आर्ग्यूमेंट से। अच्छा, ये चीज़ हमें खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा LLM खुद ही मैनेज कर रहा होता है। MCP क्लाइंट और LLM मिलके इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, हमने कोई चीज़ बनानी नहीं है। हमने सिर्फ उसका एक MCP सर्वर अपने एजेंट को प्रोवाइड कर दिया है। जब भी हमें उस टूल की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे जो गिटहब से रिलेटेड है, तो ये क्या करेगा, हमेशा गिटहब के MCP सर्वर को कनेक्ट करेगा और वहाँ से चीज़ें लेगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये हमारे पास फॉर्मेट सारे में लिखे हुए। क्लाइंट जो है ना इस तरह की रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर जो है वो इस तरह का रिस्पॉन्स भेजता है हमारे पास, और एरर अगर आता है तो वो इस तरह का आता है। ये जो चीज़ें दिखा रहा हूँ ये आपके जो क्विज होंगे उसके अंदर ये जो है ना लाजमी ये पिक्चर्स आते हैं। जब MCP की हमने तैयारी करी तो ये सारी चीज़ें हमने डेप्थ पढ़ी थी, और ये 100% ये 3-4 सवाल को आए ही थे। ये भी आया था कि अगर एरर कोड आएगा तो कौन सा वाला कोड आएगा, हाँ यही आया था, मुझे याद है। तो उसके अलावा हमने किस तरह से जो है ना अपने मल्टीपल सर्वर्स कनेक्ट करने हैं। अब मैंने ऐसी विथ MCP सर्वर STDIO लिखा था और यहाँ पर सिर्फ गिटहब लिखा है। ठीक है, सिर्फ गिटहब है। उसके बाद मैंने एज दोबारा से लिखा है, फिर गिटहब सर्वर उसका नाम दे दिया हमने, फिर यहाँ से MCP सर्वर दोबारा से हमने लिखा है। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या करना है, किसी और MCP सर्वर यहाँ पर जो कोई और सर्वर आपने इसको प्रोवाइड कर देना। सेम एक लाइन लिख दी गिटहब की, दूसरी लाइन आपने जीमेल की लिख दी, तीसरी आपने किसी और चीज़ की लिख दी, 3 आपके पास गिटहब के अपना सर्वर हो गए MCP के, और यहाँ पर आपने लिस्ट उसको प्रोवाइड करनी कि ये हमारा गिटहब का सर्वर, ये हमारा जीमेल का सर्वर, ये हमारा कैलेंडर का सर्वर। तो जब भी कैलेंडर से मुतालिक कोई बात होगी ये क्या करेगा, कैलेंडर को एक्सेस करेगा। अगर जीमेल से मुतालिक है तो जीमेल को एक्सेस करेगा, अगर गिटहब से है तो गिटहब को। सिंपल यही चीज़ें हैं जो कि कंप्लीट इस रेपो के अंदर मौजूद है। उसके अलावा अब हमने फास्ट MCP जो है ना अपने पास इंस्टॉल किया था, उसका यूज़ हमने किया नहीं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास अभी टाइम कम है, वरना हम लोग खुद से सर्वर भी बनाते हैं। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सर्वर बना रखा है जिसका कोड आपको आसान तरीके से मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है server.py। server.py की मैंने एक अदर फाइल बनाई है, आपने इस फाइल के अंदर जाना है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंस्ट्रक्शन सारी मैंने डिटेल में लिखी हुई है। अब फास्ट MCP से हमने इंपोर्ट क्या किया है,
फास्ट एमसीपी, ठीक है। और ये एमसीपी एक इंस्टेंस रहेगा जिससे हम लोग अपना एक सर्वर बनाएगा, उसको नाम देंगे। मैंने वेदर सर्वर का नाम दिया है। उसके बाद अगर आप टूल बनाते हैं तो यहाँ पर होगा mcp.tool। मैंने बताया था एमसीपी सर्वर 3 चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, कौन कौन सी? रिसोर्सेज, टूल्स और प्रॉम्प्ट्स। अगर आप टूल बना रहे हैं तो mcp.tool होगा, अगर आप रिसोर्सेज बना रहे हैं तो mcp.resources होगा। अब ये प्रोवाइड कैसे करेगा? सिंपल पाइथन का फंक्शन है, सिंपल पाइथन वाला ही फंक्शन है जो हम लोग अपना फास्ट एपीआई के अंदर बना रहे थे एपीआई। अब यहाँ पर डेकोरेटर चाहिए क्योंकि mcp.tool है, ठीक है। अगर टूल बना रहे हैं तो सिंपल फंक्शन बनाया, अब जो चीज़ वो रिटर्न करेगा वही चीज़ जो है ना वहाँ पर हमें प्रोवाइड होगी। सेम ऐसे ही हम लोग मल्टीपल टूल्स बना सकते हैं। ये एक और टूल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से mcp.resources, mcp.prompts, इसी तरह से हमारा सर्वर बनेगा और ये सर्वर हमारा रन होगा mcp.run ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट कौन सी यूज होगी? STDIO, स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट, और आउटपुट कौन सा है? लोकली। जब हम लोग अपना सर्वर चला रहे हैं, सर्वर भी हमारा सेम मशीन पे चल रहा है, क्लाइंट भी हमारा सेम मशीन पे चल रहा है, तो हमारे पास STDIO यूज होगा। लेकिन अगर हम किसी थर्ड पार्टी जैसे गिटहब था तो वहाँ पर अगर यूज करेंगे तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? HTTPS। अगर हम कोई रियल टाइम कम्युनिकेशन वाली एप्लीकेशन से बात कर रहे हैं तो क्या यूज करना पड़ेगा? वेब सॉकेट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सर्वर बना हुआ है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है कि ये रिपो आपने क्लोन करनी है, इसको चला के देखना है। जब समझ आ जाए तो गिटहब के अलावा आप लोगों ने किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का एमसीपी सर्वर इसके अंदर कनेक्ट करना है, ठीक है। सारी चीज़ें बस आप लोगों ने यहाँ पर अपना टोकन डालना है गिटहब का .env के अंदर, और दूसरी चीज़ आप लोगों ने क्या डालनी है? अपनी एपीआई की। मेरे पास ओपीआई की थी तो मैंने एजेंट उसके थ्रू बनाया। आपकी मर्जी है आप जिस तरह से बनाए, ठीक है। ये सारी भाई माशाल्लाह से आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर ली। सो आई विल शेयर ऑल द थिंग्स टू ऑल ऑफ यू इनसाइड आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। बाकी ये है कि असाइनमेंट की सर नहीं, मैं आपको बता दी कि कोड बेस को समझना है और किसी बिल्ट इन एमसीपी सर्वर का इस्तेमाल करना है किसी भी कंपनी में। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज गूगल, यू कैन यूज़ एनी स्पेसिफिक टूल जो भी आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हो, और उसे जो है वो लोकली अपने सिस्टम पर यूज़ करना है और प्रोडक्शन पर फॉर्म करना है। तो बाकी ये है कि ये लास्ट क्लास है इस रमज़ान की। इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी आफ्टर रमज़ान, ईद के बाद इंशाल्लाह। जब भी हमारी क्लास होगी वो आपको ऑफिशियल अपनी कम्युनिटी पर पता चल जाएगा। बाकी ये क्या असाइनमेंट मुकम्मल करें, आखिरी अशरा है, दुआओं में ख़ुसूसन याद रखें और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें। प्लीज़।